जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे तो बड़ी अभी तक मैं मतलब एक आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के इतने अरसे के बाद। और जो एक वो होता है ना ग्रेस सा वो अमर्ज किया है एक इंटेलेक्चुअल सा। आई एम रियली हैप्पी टू सी यू। तो आप शुरू करें गुफ्तगू। क्या आपकी बांग्लादेश का आपका एक्सपीरियंस कैसा है, रिफ्लेक्शंस आपकी क्या हैं? और यू हैव 30 मिनट्स और मोर इवन, तो उसके बाद फिर हम शामिल गुफ्तगू होंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो ठीक वेरी वार्म वेलकम और बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्चुअली एक्सप्रेस कि मेरी पोजिशनैलिटी क्या है, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। 71 जहां तक मुझे याद पड़ता है, अब हमारी हिस्ट्री की किताबों में को खास इसका स्कूल में मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में को बहुत ज्यादा इसका जिक्र नहीं है। जो जिक्र है भी है वो एक खास पर्सपेक्टिव से है। 71 में मैं चौथी जमात में थी। जड़ावाला मेरे अब्बा जी पोस्टेड थे, तो हम जड़ावाला रह रहे थे। गांव मेरा जो है एंसेस्ट्रल विलेज, वो तहसील शकरगढ़ में बैरा गुजरा एक गांव है, बिल्कुल समझे कि बॉर्डर के करीब है, इंडियन बॉर्डर जहाँ रावी एंटर होता है, तो बिल्कुल जो बल्ज ऑफ शकरगढ़ है वो एरिया है जिसमें मेरा गांव है। मेरी वार की मेमोरीज जो हैं, आप सारे तो बड़े यंग लोग हैं, तो जंग के दौरान जो मेरी मेमोरीज वॉर की हैं, वो यंग लोगों को तो ऑब्वियसली दे हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट, कि खिड़कियों के आगे जैसे आप लगा रहे हैं ताकि लाइट अंदर ना आए, दिसंबर का महीना है, एग्जाम होने वाले हैं। बट मोर देन दैट, मेरे दो चचा की फैमिली, मेरे दादा दादी गांव में रहते थे। तब जब जंग शुरू हुई, बसंतर वॉर, जिसका पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम जब 71 का जिक्र भी करते हैं तो हम उन चीज़ों का जिक्र नहीं करते कि शकरगढ़ के ये जो जम्मू सेक्टर वाला है, इसमें जो बसंतर की जंग हुई थी 4 दिसंबर से 16 दिसंबर तक, उसमें पाकिस्तान के 500 तकरीबन गांव थे जो इंडियन ऑक्यूपेशन में थे फिर। और ये वो गांव हैं जो कि जब फिर शिमला एग्रीमेंट जो है हुआ है, तो उसके बाद फिर ये गांव वापस आए थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फुटनोट भी नहीं है। सो मच सो कि भाई कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, मैं एक डिफेंस अटैची जो ऑस्ट्रेलिया में थे, जहाँ मैं रहती हूँ, तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा आप पीछे कहाँ से हैं, तो मैंने उन्हें आई थॉट कि ये मिलिट्री हिस्ट्री तो पता ही होगी सारों को, तो मैंने उनको कहा कि मैं शकरगढ़ के उस इलाके से हूँ जहाँ जो 71 में ऑक्युपाइड एरिया था। उनको कोई आइडिया नहीं था कि 71 में शकरगढ़ तहसील के 500 गांव जो एरिया है वो ऑक्युपाइड एरिया था, जहाँ से डिस्प्लेसमेंट इंटरनल हुई थी। तो जो हमारी हिस्ट्री भी है ना, हम जो लिख रहे हैं, इसमें हम लिख रहे हैं हिस्ट्री जो कि बड़ी इलीटिस्ट है, फौज ने क्या किया था, ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था, मगर इस तरफ भी कुछ हो रहा था जिसका इम्पैक्ट लोगों की जिंदगियों पे पड़ा, जनरेशंस पे पड़ा, उसका कोई जिक्र नहीं है। अब उसमें आप ये देखें कि जब लोग डिस्प्लेस हुए तो लोगों ने कहाँ जाना था? कोई रेफ्यूजी कैंप्स में तो नहीं जाएंगे, जो एक ही छोटा एरिया है जिससे अगर लोग गए हैं तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स के पास ही जाना था। तो ये पहला टाइम था भुट्टो के ज़माने का जिसमें रजिस्ट्रेशन हुई इन इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों की, और इन लोगों को एक राशन कार्ड मिला। जो राशन कार्ड जो था वो उसके साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच थी, क्योंकि उस राशन कार्ड पे लोगों को आटा, दालें, कनोला ऑयल, जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होता, जो लोग गांव से आए थे वो तो ऑयल इस्तेमाल करने वाले वैसे भी नहीं थे, तो मैं सारी जिंदगी कनोला ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकी, क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो मुझे 71 की याद दिलाती है। ये मेरी एसोसिएशन है उस ऑयल के साथ। शिमला एग्रीमेंट के बाद एरिया वापस आया, तो जब गांव में गए तो पूरे गांव में कुछ नहीं था। यानी आप ये समझें कि गांव में फ्लैट है, गांव कोई घर नहीं है, कोई दरख्त नहीं है। हमारे पूरे गांव में मेरी दादी के किचन में जो चक्की थी उसका नीचे वाला पत्थर था, ऊपर वाला नहीं था। गांव में हमारे 71 से पहले सड़क नहीं थी, लेकिन ऑक्यूपेशन के दौरान वहां पे सोलिंग वाली सड़क पहली बनी थी, और जो सोलिंग वाली सड़क थी वो हमारे गांव से कुछ डिस्टेंस पे थी। उसको इंदिरा मोड़, जब तो लोगों ने उसका नाम इंदिरा मोड़ रख दिया, क्योंकि वहां से सड़क वो थी। और वो इंदिरा मोड़ जो है वो बड़े बहुत अरसे तक चलता रहा, उस वक्त तक जब तक कि फिर फाइनली उस इलाके को प्रॉपर सड़क मिल गई।
ये वो चीजें हैं जो उन लोगों के लिए तो अहम हैं जिनकी जिंदगियां इम्पैक्ट हुई। फिर भुट्टो के जमाने में पहला टाइम था जब लेबर माइग्रेशन शुरू हुई, स्किल्ड और मोस्टली अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर की। अब जो लोग जिम्मेदारा करते हैं उनको जब दुबई और सऊदी अरब भेजा गया तो वो लो स्किल और नो स्किल था, क्योंकि वहां जाके उन्होंने खेती बाड़ी तो नहीं करनी थी। वो कोई हॉस्पिटैलिटी वर्कर बन गया, कोई घरों में कोई गार्डनर बन गया, इस किस्म की जॉब्स जो हैं वो लोगों ने की हैं। तो लोग जब वापस गए हैं तो एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट था। जो लैंडलेस लोग थे उनके लिए तो वापस जाने के लिए कुछ थी नहीं, क्योंकि उस साल डेढ़ में जब जाने से पहले वो जहां जहां सेटल हो गए, जहां उन्होंने जिंदगी का कारोबार शुरू किया, वो तो वापस नहीं गए। जो मिडिल ईस्ट चले गए उससे एक नई किस्म की क्लास उस इलाके में बन गई। वो जो हम दुबई चलो कि उस पर ड्रामे भी बड़े बने, फिल्में भी एक दो बनी। तो वो जो मेमोरी है उसने उस 500 गांव के लोगों की जिंदगी जो है वो इंटायरली बदल के रख दी, मगर हमारी हिस्ट्री में उसका जिक्र कोई नहीं है। और फिर आप ये देखें कि हम जब बात करते हैं कि हमारी मेमोरी क्या है और बांग्लादेश के लोगों की मेमोरी क्या है, हम एक बात भूल जाते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी। यहाँ पे एहसन मंजिल के नाम से वो बिल्डिंग है जो नवाब सलीमुल्लाह खां का घर था। पिंक बिल्डिंग है, पिंक कलर की बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है रिवर बेड पे। वो म्यूजियम है जिसमें मुस्लिम लीग के अर्ली जो लीडरशिप थी, नवाब सलीमुल्लाह खां, बकारउल मलिक, उनकी तस्वीरें भी वहां पे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी कुछ वहां पे हैं। मगर हमें ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान तो हमने ही बनाया था, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हम ही थे। हम ये भी भूल जाते हैं कि 21 फरवरी को जो दुनिया भर में इंटरनेशनल मदर डे, लैंग्वेज डे मनाया जाता है, वो इस वजह से है जो लैंग्वेज की कंट्रोवर्सी हुई थी, जब एक माइनॉरिटी की लैंग्वेज एक मेजॉरिटी के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा आप ये देखें कि जो अदरनेस का एलिमेंट है, हम बात करते हैं एक पाकिस्तानी और एक बांग्लादेशी। हालांकि हमारे अपने पाकिस्तान में पठान हैं, बलूची हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं और वो बंगाली हैं। तो ये 5 नेशनैलिटीज, इससे ज्यादा नेशनैलिटीज की बात नहीं हमने की, हमने उसको ज्योग्राफिकल उसमें कर दिया कि इधर वाले सारे तो पाकिस्तानी हैं, उधर वाले सारे जो हैं वो बंगाली हैं। अब बंगालियों के साथ जो अदरनेस है वो अभी भी खत्म नहीं हुई फ्रैंकली। और जिस तरह उनको देखा गया बंगालियों को दुनिया में, आप ये देखें कि पहली एग्जाम्पल है कि एक मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी से अलहदा हुई है। नंबर ऑफ पीपल तो वहां है ना ज्यादा। तो वो जो नेगेटिविटी है लोगों के बारे में, प्लेसेस के बारे में, और हमारे उसका जिक्र कैसे किया जाता है, जो बंगाल का फैमिन है उससे एसोसिएटेड है, पॉवर्टी की लोग बात करते हैं, लोग इवन कलर कॉम्प्लेक्शन की बात करते हैं। तो ये जो अदरनेस है और जो सटल रेसिज्म है और नेगेटिविटी है अबाउट पीपल एंड प्लेसेस, वो फुली मैं आपको बताऊं अभी भी गई नहीं है। मैं बांग्लादेश पहली दफा आई थी 2004 में, पीएचडी करने के बाद मुझे एक फेलोशिप मिली थी, रिसर्च फेलोशिप, जो कि एशिया फेलोशिप अवार्ड था, फोर्ड फाउंडेशन की एक वो स्कीम है। तो मैंने यहाँ पे 4 अर्बन स्लम्स में तब ढाका में काम किया था। अब आप ये देखें कि इस उसमें मेरा पहली दफा इंटरेक्शन जब हुआ तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में 71 में जो बंगाली ऑफिसर्स थे जो एयरफोर्स में थे या मिलिट्री में थे या गवर्नमेंट की जॉब्स कर रहे थे, जिनकी फैमिलियां वहां पे थी, कि वो पाकिस्तान में वो भी रेफ्यूजी कैंप में गवर्नमेंट ने रखे हुए थे। आई नेवर न्यू इट ऑनेस्टली। और वो इग्नोरेंस थी मेरी कि मुझे पता ही नहीं था कि ये लोग जो कि जिन्होंने ऑप्ट किया था कि वो बांग्लादेश में जाएंगे, हमने उनको दिसंबर 1973 में रिपैट्रिएट किया है। ये वो लोग हैं जो दिसंबर 71 से दिसंबर 73 तक मंडी बहाउद्दीन में कैंप था जहाँ पे ये लोग रहे हैं। इनमें मिलिट्री में जो लोग थे, एयरफोर्स में थे, गवर्नमेंट के सर्वेंट्स थे, स्टूडेंट्स जो वहाँ पे उस तरफ पढ़ रहे थे, फैमिलियां उन ऑफिसर्स की जो वहाँ पे थी। अब ये हमने कभी नहीं सोचा, हम अपने पीओडब्ल्यूज की तो बात करते हैं मगर हमने ये नहीं कभी सोचा कि हमने बारगेन करने के लिए जो लोगों को, जो बंगाली थे जिन्होंने ऑप्ट किया कि वो वापस जाना चाहेंगे बांग्लादेश में, हमने उनको वहां पे रखा। तो ये मेरा पहला एक इंट्रोडक्शन था अपनी इग्नोरेंस के साथ और उन लोगों के एक्सपीरियंसेस के साथ जो उनके 71 के हैं।
इसी तरह एक दोस्त मेरी यहाँ बनी 2004 में, जिसके वालिद फिलॉसफी के प्रोफेसर थे ढाका यूनिवर्सिटी में, जिसने खुद एज अ माइनर प्राइमरी स्कूल में थी वो उस वक्त, अपने फादर को अपने घर के सामने फौज से शूट होते, और फिर कर्फ्यू लगा हुआ था तो इजाजत नहीं थी कि वो उनको ले आए अंदर, जिसकी वजह से उनकी बहुत ब्लीडिंग हुई। इट टुक अ व्हाइल कि वो हॉस्पिटल गए एंड इवेंचुअली ही पास्ड अवे इन द हॉस्पिटल। ये उन लोगों की मेमोरीज हैं जो कि हमारी मेमोरी नहीं है। मेरी मेमोरी में शायद मुझे लगे कि ये बड़ा ट्रॉमेटिक था कि जो हमारा गांव था वो वैसा नहीं रहा, जब घर दोबारा बना तो वैसा नहीं बना। इसी तरह जो फौज में जो लोग मारे गए, मेरे अपने एक खालू और एक मामू पीओडब्ल्यू थे, तो हमें उनकी मेमोरीज याद हैं क्योंकि वो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं। बांग्लादेश के साथ चूंकि इंटरेक्शन नहीं हुआ तो हमें उनकी जो ह्यूमन लेवल पे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमने वो नहीं देखे। हमने उनको सिर्फ एक पॉलिटिकल एंटिटी के तरफ देखा है कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे, मगर जो उनकी इस तरह की जाती स्टोरियां हैं, जाती लॉस है जिनका, जिनकी फैमिलियां गई। अच्छा, फिर हमारे यहाँ एक और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम बात करते हैं 71 की और जेनोसाइड की बात करें या रेप जो हुए बात करें, जिसका बाय द वे महमूद रहमान की हिस्ट्री में है, मगर हमने इन डॉक्यूमेंट्स को देखा नहीं। शिमला एग्रीमेंट पे आप देखें, कई लोग कई जगह पे आपको नजर आएगा कि जो पीओडब्ल्यू से वो शिमला एग्रीमेंट के बाद वापस आए, शिमला एग्रीमेंट का टेक्स्ट पढ़े, उसमें पीओडब्ल्यू का जिक्र ही नहीं है। और इस तरह की मतलब चीजें हैं कि चूंकि हमने उस हिस्ट्री को एक पर्टिकुलर एंगल से पढ़ा है, तो बहुत सारी उसकी चीजें ऐसी हैं जो कि हमने उन पे उतना ध्यान दिया नहीं है जितना दिया जाना चाहिए था। पहला मेरा एक जो और एक्सपीरियंस था बांग्लादेश का, कि यहाँ पे जैसे आप लोगों ने भी ये बात की कि कैसे लोग आपको देखते हैं। 2004 और 5 में जब मैं आई और पिछले साल जब मैं यहाँ आई हूँ, तो 18 साल का, तकरीबन 17-18 साल का गैप था। तो ये जनरेशनल डिफरेंस भी है। अब 71 को 50 साल से ऊपर हो गए हैं, तो जो नई जनरेशन है उनकी ये तो, और यंग पॉपुलेशन यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह यंग पॉपुलेशन काफी है, तो जो यंगर लोग हैं उनकी क्यूरियोसिटी पाकिस्तान की तरफ और तरह है। और जिन लोगों का एक्सपीरियंस था दोनों 47 के बाद वाले पीरियड में, यूनाइटेड पाकिस्तान कह लें या बांग्लादेश बनने से पहले का टाइम कह लें और बांग्लादेश बनने के बाद का टाइम कह लें, मिक्स्ड मेमोरीज हैं। मगर ये भी हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं और मेरे सोशल सर्कल में हैं, जिनके जो कि वेस्ट पाकिस्तान से थे, शादियां यहाँ पे हुई, लोग जहाँ पे पढ़ रहे थे, तो वो लोग जो हैं वो उस तरह की मिक्स एनवायरनमेंट में वो रह रहे थे, तो वो है। ये बात जरूर याद रखें कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा थी। वैसे तो पूरा एशिया ही, हम पॉलिटिक्स में हमारा एक इंटरेस्ट है कि हम में से हर कोई कह सकते हैं कि वी आर पॉलिटिकल एनिमल्स रियली। तो जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के बारे में व्यूज हैं वो मिक्स है। मेरा अपना एक्सपीरियंस 2004 और 5 की मैं बात करी, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं यहाँ तकरीबन 8-9 महीने रही थी, थोड़ी सी जुबान भी सीख ली, तो कोई दुश्वारी नहीं हुई। मतलब उस वक्त भी ये था कि मिलने वाले मोस्टली जो दोस्तियां थी वो लोकल लोगों से हुई। इसीलिए अब जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आई हूँ तो मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई कि मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी अजनबी जगह पे जा रही हूँ। और वैसे भी रीजन चूंकि एक है तो हम दिखते एक तरह के हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे, जैसे मेरा काम यहाँ पे मोस्टली ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के साथ ही रहता है, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया अवार्ड प्रोग्राम जो है बांग्लादेश के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया फंड करता है, वो मैनेज करती हूँ। तो काम तो ज्यादातर हाई कमीशन के साथ रहता है, लेकिन अपने काम के सिलसिले में मिलना जुलना जो है गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके साथ काफी है, जो लोग वहां से ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आते हैं उनके साथ काफी है। तो जनरली लोग समझते हैं कि मैं बांग्लादेश से हूँ और मुझे बताना पड़ता है कि मेरी इग्नोरेंस का, कि मेरी जो कैपेबिलिटी है टू स्पीक बंगाली वो कितनी लिमिटेड है। कल्चरली आप ये देखें बड़ा ही रिच और वाइब्रेंट है। और ये चीज मैंने 2004 में भी नोटिस की थी, और पिछले साल जब मैं 2022 में यहाँ पे आई हूँ
तो भी मैंने नोटिस की थी कि एक ओपननेस है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ कि 2004 में मैं यूनिवर्सिटी ढाका यूनिवर्सिटी का जो एसटीसी है एसटीसी में मैं रह रही थी। तो जुमे वाले दिन एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी हो रहा था और जुमा भी हो रहा था साइमल्टेनियसली उसी एक विसिनिटी में। आपको यूनिवर्सिटियां जो हैं मेरी एक इंडियन दोस्त की मैं आपको बात बता रही हूँ, उसका पाकिस्तान पे काम था सारा। तो वो मुझे कहने लगी एक दिन कि जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे बहुत बड़ा कल्चरल शॉक हुआ, क्योंकि मेरा जो व्यू था एक मुस्लिम स्टेट का वो पाकिस्तान के एक्सपीरियंस पे बेस्ड था। और जब मैं बांग्लादेश में आई तो आई फाउंड दैट, एंड शी सेड दैट आई मेड अ जजमेंट इवन दैट इट डजंट लुक लाइक अ मुस्लिम कंट्री। तो आप ये देखें कि ये सिर्फ एक पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि और भी लोग जो कंपेयर करते हैं तो वो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के साथ मिलने के, हमारी जो परसेप्शंस हैं किसी जगह के बारे में, कल्चर के बारे में, पॉलिटी के बारे में, ये इम्पैक्ट करती हैं कि हम किस तरह देखते हैं। पाकिस्तान में हम आउटराइटली, जैसे अभी मैं जेनोसाइड की बात कर रही थी, तो हम डिसमिस कर देते हैं कि जी इतना नहीं हुआ, नंबर जो है वो एग्जेजरेटेड है। बात दरअसल ये है कि वॉर क्राइम्स में या एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर एक रेप भी हो या एक आदमी भी कत्ल किया जाए इस वजह से, एक सिविलियन, तो वो उतना ही बुरा है जितना एक से ज्यादा 3 लाख 30 लाख जो भी नंबर हो। तो नंबरों की जो है ना ये बहस, और जिसपे हम पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत इस पे वो होता है कि अगर फौज वहां लड़ भी रही थी तो इतने रेप नहीं हो सकते। यार नंबर कम भी हो तब भी रेप वॉर क्राइम ही है, और इसको उसी तनाज़ुर में ही देखना चाहिए, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और हमारे जब खुद हुदूर रहमान कमीशन में कोर्ट्स हैं ऐसे कि इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, और पाकिस्तान के एक जनरल के साथ जो कोर्ट्स एसोसिएटेड हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी तौर पे भी इस तरह के हैं कि हम उसको फख्र के साथ कहीं पे भी लिख सकें या कह सकें। अब वाला जो मेरा ट्रिप है, ये मैं पिछले साल यहाँ पे आई हूँ और आई डोंट नो कि कब तक मैंने यहाँ पे रहना है, जब तक दाना पानी है यहाँ पे ही रहना है। यहाँ पे इन जनरल लोग मुझे ज़रूर पूछते हैं कि उनका दिल करता है कि वो पाकिस्तान जाएं, क्योंकि उन्होंने भी अपने बुजुर्गों से पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग जाना चाहते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान के इलाके देखना चाहते हैं और पाकिस्तान के लोगों को भी जानना चाहते हैं। जब मैं 2004 में आई थी तो मेरा एक रिसर्च असिस्टेंट मैंने आके 2 एंगेज किए अपने काम के लिए। वो मेरे लैंग्वेज ट्यूटर भी थे और मेरे रिसर्च असिस्टेंट्स भी थे। तो उनमें से एक जो था वो मुझे एक दिन कहने लगा कि तुम जब पाकिस्तान में होती हो तो तुम बुर्का पहनती हो? मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि हमने तो सुना है कि पाकिस्तान में सारी औरतें जो हैं उनको बुर्का पहनना मैंडेटरी है। तो आप ये देखें कि इस तरह की जो मिसकंसेप्शंस है वो हमारे लिए इसलिए हैं कि हम एक दूसरे से मिले नहीं। और मिले हम क्यों नहीं? क्योंकि बांग्लादेश में अगर आप बात करें 71 की मेमोरी की, तो एक सबसे पहली बात वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने कभी अपोलोजाइज नहीं किया। जो जितना कुछ हुआ 47 से लेके 71 तक, और 71 में जो हुआ, पाकिस्तान ने कभी अपोलोजाइज नहीं किया। और अगर पाकिस्तान अपोलोजाइज कर लेता तो हम इस काबिल हो जाते दोनों मुल्क टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब उसमें आप ये देखें पाकिस्तानियों का जो आर्गुमेंट है कि मुशर्रफ ने ये कहा था कि रिग्रेट रिग्रेट में और अपोलोजाइज करने में बड़ा फर्क है। स्टेट लेवल पे इट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब पाकिस्तानियों को वो कैसे व्यू करते हैं, अब मैं यहाँ पे काम करती हूँ, ऑनेस्टली मुझे कभी ये नहीं लगा दैट आई एम ट्रीटेड डिफरेंटली। क्यूरियोसिटी लोगों को जरूर है, लोग जाना चाहते हैं यहाँ से पाकिस्तान जाना, और पाकिस्तान से यहाँ पे आना। जहां तक मेरी परसेप्शन है, मैंने खुद कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे ज़ाहिर है पाकिस्तान में आने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा एक्सपीरियंस वो नहीं है जो बांग्लादेशियों का है जब वो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जनरली लोगों को ये लगता है कि आना जाना अगर रहता तो हम एक दूसरे को जान जाते, और वो आना जाना तब शुरू हो सकता था, वही बात के अपोलोजाइज करते, मिलते जुलते, तो एक दूसरे के बारे में ज्यादा पता होता। लेकिन वो क्यूरियोसिटी जो है वो यंगर जनरेशन में इसलिए ज्यादा है कि ओल्डर जनरेशन से जब वो सुनते हैं उन एक्सपीरियंसेस का,
तो वो उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे जा नहीं सकते। मैंने एक दो लोगों से ये कहा कि भाई आपको पाकिस्तान जाने में क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान एक तो ये है कि अब पाकिस्तान के साथ रूट ये है कि अगर मैंने यहाँ से पाकिस्तान जाना हो तो कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है यहाँ पे। पहले जब मैं ढाका में 2004-5 में थी तो उस वक्त जहाँ से 3 PIA की फ्लाइट्स और 3 विमान एयर की फ्लाइट जाती थी कराची, तो हफ्ते में 6 फ्लाइट्स थी। अब हमारा कोई वो कनेक्शन नहीं है। अब पाकिस्तान जाने के लिए यहाँ से दुबई या दोहा, बहरीन या इवन बैंकॉक जाके जाना पड़ता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवर द इयर्स जो ताल्लुक हमारा था भी, जहाँ पे आना जाना होता था, वो ताल्लुक भी रहा नहीं है। अब अगर यहाँ से कोई पाकिस्तान जाना भी चाहे तो कई लोगों ने मुझे ये कहा कि यहाँ से लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत जाते हैं इंडिया, और ये फेयरली कॉमन है, लोगों के लिए जाना आसान भी है, मेडिकल वीजा आसानी से मिलता है। लेकिन अगर लोग ये कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान जाएं तो उनको ये लगता है कि शायद फिर उनको बाद में इंडिया का वीजा लेने के लिए प्रॉब्लम होगी, और चूंकि हेल्थ रिलेटेड जो विजिट्स हैं वो लोग बहुत जाते हैं, तो इसलिए वो एक बैरियर बन गया है। लोग इंडिया को कैसे व्यू करते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया एक बड़ा नेबर है, और अगर बांग्लादेश के आप नक्शे को देखें तो आप देख सकते हैं कि कितना एरिया है उनका, सबसे बड़ा नेबर उनका इंडिया ही है। तो नेबर्स के साथ ताल्लुकात खराब करना जो है वो कभी भी किसी के फायदे में नहीं रहा, और हमारा अपना एक्सपीरियंस जो है वो यही कहता है। इंडिया जिस तरह 71 को देखता है और जिस तरह बांग्लादेशी 71 को देखते हैं, वो भी दो डिफरेंट ओपिनियंस हैं। बहुत सारे आपको इकोनॉमिक लिटरेचर में जो इंडियंस लिखते हैं उनको इंडिया का रोल लगता है कि इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और बांग्लादेशी जो है उनका ये क्लेम है कि यहाँ जो कुछ भी यहाँ पे हुआ, जितनी भी स्ट्रगल थी जिसमें यहाँ के लोग भी थे, सिविलियंस भी थे, जो लोग मिलिट्री से पाकिस्तानी मिलिट्री से अलहदा हुए, मुक्तिबानी थी, मौलाना भाषानी जो हैं वो थे, तो ये जंग उन्होंने लड़ी थी। इंडिया ने उस वक्त आके इंटरफेयर किया है जबकि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थी। तो हिस्ट्री जो है उसके 71 के 3 पर्सपेक्टिव हैं, एक पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है, एक इंडिया का पर्सपेक्टिव है, एक बांग्लादेश का पर्सपेक्टिव है। तो हिस्ट्री कभी एक एंगल से देखी नहीं जा सकती, इसलिए जब आप देखें तो आप दूसरे 2 एंगल्स भी देखें, क्योंकि जिस स्टैंड पॉइंट से आप हिस्ट्री देख रहे हैं वहां से आपको हिस्ट्री बड़ी फर्क नजर आएगी। पाकिस्तान में अक्सर लोग जो हैं, एक जो अभी जो शायद आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा उसमें भी था, मगर ये एक सवाल है जो आम तौर पे लोग पूछते हैं कि बांग्लादेश में वाकई इतनी तरक्की हुई है कि जितनी बात होती है, अगर आप इंडिकेटर्स देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें या इकोनॉमी की ग्रोथ देखें, एम्प्लॉयमेंट फिगर देखें, लेबर पार्टिसिपेशन रेट देखें। मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि 2004 और 5 में जब मैं यहाँ पे थी, मैं ढाका में ही रही थी, और अब 2022-23 दो तकरीबन रफली 1 साल से ऊपर हो गया मुझे यहाँ पे रहते हुए, तो मैं कह सकती हूँ कि इकोनॉमिकली बहुत तरक्की हुई है। इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं, फ्लाईओवर्स हैं। अच्छा, अब आप उसको अगर कंपेयर करें पाकिस्तान की हाईवे से, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसके पास इलाका बांग्लादेश से ज्यादा है। बांग्लादेश जो है इसमें जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो बहुत ज्यादा है। ढाका सबसे बड़ा शहर है। मैं अक्सर जहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है वो ढाका की आबादी से कम है, तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि कितनी डेंसिटी है पॉपुलेशन की ढाका सिटी में, क्योंकि यही बड़ा हब है, और दूसरी हब जो है वो चिटागोंग है जिसका नाम चट्टग्राम अब रख दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स का है। 85% तकरीबन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रेडीमेड गारमेंट्स की हैं। अच्छा, मैं जब रिसेंटली मैं पाकिस्तान गई तो उस वक्त मैंने देखा कि जो जिस फ्लाइट से मैं यहाँ से दुबई और दुबई से लालपुर गई हूँ, तो बहुत सारे लोग थे जो कि उसी फ्लाइट से ढाका से दुबई और दुबई से लालपुर गए हैं। तो मैंने एयरपोर्ट पे उनसे पूछा, आई थॉट कि यहाँ पे जैसे जनरली इम्प्रेशन था और मेरी अपनी परसेप्शन ये थी कि शायद वीज़ा आसानी से नहीं मिलता या लोग आसानी से आते नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं पर्टिकुलरली जो टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेसेस में हैं, वो यहाँ पे
रहते हैं, फैमिलीज भी यहाँ पे हैं उनकी, और कई लोग हैं जो कि फैमिलीज नहीं है, मगर वो साल का एटलीस्ट वो कहते हैं कि सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है हर साल का वो यहाँ गुजारते हैं उन्हीं एक्टिविटीज की वजह से। अब प्रोग्रेस जो है वो कैसे हुई है, एक तो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है। जो आपने जो कोई इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है उसको चलाने के लिए, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए वक्त चाहिए, तो वो वक्त जो है वो यहाँ पे वो उस तरह की स्टेबिलिटी है, और वो लोग जो हैं वो यहाँ पे रिकग्नाइज करते हैं। एक आप ये देखें कि बांग्लादेश जो है इसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ फिगर है उसमें एक सोशल बिहेवियर में भी चेंज आई है, जो मैं खुद कह सकती हूँ कि पिछले 17-18 साल में मैंने खुद व्यू की है। यहाँ पे दो चीजें आपको बहुत नजर आएंगी ढाका में। एक तो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, तो लोग जो हैं वो आपको एक फौरन आप वो इट रियली डज हिट यू कि कितना डेंसली पॉपुलेटेड है, कितनी आपको ट्रैफिक सड़क पे नजर आती है या कहीं पे भी आपको इस तरह लोग नजर आते हैं। दूसरी ये है कि आप किसी से भी बात करें तो आप देखेंगे कि जैसे मेरे यहाँ एक औरत हेल्प के लिए आती है, सफाई के लिए, एक बेटी है उसकी। मेरे जो मेरी जो एक रिसर्च असिस्टेंट थी उसकी एक बेटी है। तो जनरली आप लोगों से पूछें तो जब औरतें इतनी ज्यादा वर्क फोर्स में होंगी तो आपको ये नजर आएगा कि जब इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है, औरतें इतनी मोबाइल एंड लेबर फोर्स में, तो पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल होती है। पॉपुलेशन के कंट्रोल के लिए जैसे एनजीओज ने, सिविल सोसाइटी ने बहुत बड़ा किरदार यहाँ पे अदा किया है। वहाँ पे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं या मस्जिद कह सकते हैं या इमाम का रोल है, वो भी लोग कहते हैं कि बहुत वो बड़ा रोल है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो मदरसे हैं बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी, मगर हुकूमत ने उन मदरसों को ये मैंडेटेड है कि वो जो करिकुला है वो स्कूल वाला ही पढ़ाएंगे, उसके साथ वो उनको रिलीजियस एजुकेशन में दे सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का कहना ये था कि ये जो बच्चे मदरसे में ये भी हमारे ही बच्चे हैं, इन बच्चों को भी वही एजुकेशन मिलनी चाहिए जिसके बाद वो यूनिवर्सिटी जा सकें, वो जॉब्स कर सकें। तो ये वो चीजें हैं, आप देखें कि अगर लिटरेसी बढ़ती है, अगर लोगों की एक्सेस एम्प्लॉयमेंट को बढ़ती है, अगर औरतों की पार्टिसिपेशन बढ़ती है, तो उससे सिर्फ इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ता, उससे पूरी सोसाइटी पे फर्क पड़ता है कि आप औरतों की पार्टिसिपेशन को किस तरह देख रहे हैं, आप उनकी एम्प्लॉयमेंट को किस तरह देख रहे हैं, आप उनके ह्यूमन राइट्स को किस तरह देख रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होती है, मगर ट्रांसफॉर्मेशन उसके होने के लिए जो चीजें चाहिए हैं वो आप ये देखें कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप की अभी जैसे बात हम पहले भी कर रहे थे, और ये सवाल पूछा था, मैं अब नाम भूल रही हूँ कि वो सवाल सबूक ने पूछा था कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कैसी है। तो आप ये देखें, आप अभी बात कर रहे थे 6 निकात की, तो जो मुजीब के निकात थे उनमें और पाकिस्तान में जो बाद में 18वीं तरमीम हुई है, तो आप उनको जरा कंपैरिजन करके देख लें तो आपको वही पता चलेगा कि शायद वो अपने वक्त से बहुत आगे की बात कर रहे थे। वो लीडरशिप की मिच्योरिटी थी, और वो लीडरशिप का वो विजन था जो कि पाकिस्तान को आगे ले जा सकता था। ये एक अलग आर्गुमेंट है कि दुनिया में कहीं पे कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती, शायद सवाए अमेरिका के कि अलास्का इतनी दूर है कनाडा के, लेकिन उनके सर्कमस्टांसेस हमारे से बहुत फर्क हैं कि दरमियान में एक हॉस्टाइल मुल्क हो और दो हिस्से हों जो इस तरह इतने इतने फासले पे रह रहे हों। तो मेरा ख्याल है शायद मैं यहाँ पे बस करती हूँ, आगे सवालों से जो बात चलेगी उससे बात चलाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ठीक है, बाकी दोस्तों को भी शामिल करते हैं। किसी का जो सवाल, कोई कमेंट, वेरी क्विकली। बहुत से सवाल आ गए। हाशिम फारूक साहब, जी हाशिम साहब से शुरू करते हैं, फिर साजिद साहब। जी हाशिम साहब। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था, एक तो लीडरशिप के हवाले से मैंने वो स्टार्ट में बात की थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का कंपैरिजन किया जाए तो कांग्रेस में ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस थी, और इसी तरह बाद में मुजीबुर रहमान साहब, और इधर की इस्टेब्लिशमेंट में देखा जाए तो मुजीब साहब की पॉलिटिकल विजडम जो है वो ज़्यादा नज़र आता है, जिसके ऊपर भी आपने फर्दर भी बात की। ये एक तो ये चीज़। अच्छा, दूसरा जो है डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा था ये जो इंक्वायरी हुई थी इस तकसीम के बाद, जैसे
हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कहते हैं। तो इसके मेरे मुताबिक तो ये रिपोर्ट जो भुट्टो साहब को पेश की गई थी, उसकी 10 कापियां जो हैं वो तो बाद में शायद वो चोरी हो गई थी, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थी और नहीं रही थी। और फिर एक एक ओपिनियन ये है। दूसरा ओपिनियन ये आता है कि बाद में यानी मुशर्रफ साहब के दौर में उसको पब्लिक किया गया था, और उसका भी एक हिस्सा यानी जो बाद वाली रिपोर्ट, सेकंड जो रिपोर्ट थी उसको पब्लिक किया गया था। पहली रिपोर्ट ताहाल जो है वो पब्लिक नहीं हो सकी। तो इसके ऊपर मैं आपका ओपिनियन चाहता हूँ। शुक्रिया। देखें, हिस्ट्री मैंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो अवेलेबल वर्जन है मैंने सिर्फ वही पढ़ा है, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती कि उसका दूसरा वर्जन जो था जिसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन जो अवेलेबल वर्जन भी है उसमें भी अगर आप देखें कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री का जो रोल है उसमें जो रिकमेंडेशन है कि किन लोगों का ट्रायल होना चाहिए, हमने तो वो भी नहीं किया। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान में एक तो ये है कि हमारे यहाँ इतनी इनकंसिस्टेंसी रही है कि एक गवर्नमेंट आई, उसके बाद लंबा एक मिलिट्री का दौर आया, फिर उसके बाद अगला दौर एक पॉलिटिकल लीडरशिप आई, फिर अगला मार्शल लॉ हमने भुगता। बांग्लादेश की और में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है इन दैट सेंस कि इन्होंने मार्शल लॉ उस तरह नहीं देखे जिस तरह पाकिस्तान में देखे हैं कि ज्यादा अरसा फौज हुकूमत करती रही है और कम अरसा जो है बीच में इंटरिम में पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो आती रही हैं। जहां तक बात है कि हमूदुर रहमान कमीशन का एक वर्जन था या 2 वर्जन थे, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो एट्रोसिटीज हुई हैं आपको उनके मैग्नीट्यूड पे, उनके नंबर्स पे एतराज हो सकता है, मगर इसमें कोई वो 2 ओपिनियंस नहीं है कि ये एट्रोसिटीज नहीं हुई हैं, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या इंडियन स्कॉलर्स नहीं बल्कि जो दूसरे स्कॉलर्स और जर्नलिस्ट यहाँ पे थे उनके भी जो अकाउंट्स हैं वो corroborate करते हैं उस ओपिनियन को कि जो एट्रोसिटीज उस टाइम पे इस तरफ हुई हैं। तो आप ये देखिए कि हमारा जो सारे का सारा नैरेटिव है उसका फोकस इस बात पे है कि आया जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या ये उसका कोई एडल्ट्रेटेड वर्जन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मगर इतना कुछ जो मटेरियल है उसमें हमारा सारा जो एम्फेसिस है वो इस बात पे है कि किसी तरह हम इस बात को नल और वॉइड कर दें कि हमारी जो एट्रोसिटीज थी उनका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा नहीं था, और जो सक्सेशनिस्ट मूवमेंट थी, क्योंकि वो वेस्ट का वर्जन जो है वो सक्सेशनिस्ट का है, जो बांग्लादेश का वर्जन है वो ये है कि ये अपनी इंडिपेंडेंस की जंग लड़ रहे थे। जी डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब मुझे इजाजत है, मैं दूसरा सवाल भी कर। हाशिम साहब बाद में जी जरा डॉक्टर बाकी लोगों से सवाल ले लें फिर आपकी तरफ बात। साहब। जी अच्छा चलो साजिद ठीक है। साजिद गौरी साहब। मेरा सवाल, अस्सलाम वालेकुम, मैं बलवाल सरगोदा से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम अब पाकिस्तान में हालात तो वैसे ही हैं, हम कोई क्या कोशिश अदा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में मजीद कोई बांग्लादेश ना बन सके, और खासतौर पर हिस्ट्री का टीचर इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? शुक्रिया। गुड क्वेश्चन। हिस्ट्री का टीचर देखें, अगर किताब से बाहर निकल के वो हिस्ट्री पढ़ाएगा ना तो वो बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है और उसका बहुत बड़ा स्कोप है। आपकी किताब जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो भी है आप वो जरूर पढ़ाएं क्योंकि वो एक स्टेट का नैरेटिव है। मगर अगर आप उस एक ये सवाल करने की और पढ़ने की, वो अगर आप हिस्ट्री का खोज लगाने की तलब आप स्टूडेंट में पैदा कर देना तो वो खुद ही फैक्ट तक पहुंच जाएगा। तो हिस्ट्री के टीचर से ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसी का नहीं है इसमें। क्या आप उनमें वो आदत डालें कि वो जुस्तजू कर सकें कि उनके लिए, क्योंकि ट्रूथ कोई एक तो नहीं है, देयर आर मेनी ट्रूथ्स और वो पैरेलल हैं, लेकिन वो उस तक पहुंचने के लिए वो खुद कोशिश करें, पढ़ें और फिर किसी नतीजे पे पहुंचें और ओपिनियन अपना बनाएं, बजाय इसके कि उस नैरेटिव पे ही कायम रहें जो कि हम नस्ल दर नस्ल पढ़ाए जा रहे हैं और उसमें सवाल करने की हम किसी को वो कोशिश ही नहीं करते कि वो क्रिटिकली जो है वो सोचें, सवाल करें, हमसे सवाल करें। क्योंकि हमारी जनरेशन और हमारे से पिछली जनरेशन ने ये सूरत हाल पैदा की है जहाँ पे पाकिस्तान है इस वक्त। गुड डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। साजिद साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, अप्रिशिएटेड। शुमाइला और फिर निसार। जी शुमाइला।
अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो रियल वाली नहीं है, तो क्या बांग्लादेश में भी ऐसे ही वहां लोगों को वो पढ़ाई जा रही है? उनकी उनमें भी तो हमारे लिए एक हेट पाई जाती है। मतलब देखें, जब हमारे मैचेस होते हैं तो हमसे जीत के वो कहते हैं हम वर्ल्ड कप से भी ज्यादा कोई बड़ा मार्का हमने वो मारा है। तो क्या वहां पे भी इस तरह की मिसगाइडेड किस्म की नैरेटिव है? देखिए, जो है ना ये बात कि वो हमारे से हेट करते हैं, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हमारे से जो हेट की बात है ना, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। जी। ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया में जब हूँ तो मेरे बहुत सारे बांग्लादेशी दोस्त हैं जो यस। कि अवामी लीग के डाई हार्ड सपोर्टर हैं, बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। जहाँ पे मैं हूँ ना, अगर मुझे किसी वक्त जरूरत पड़े ना, कोई इमरजेंसी हो, तो मैं अपने बांग्लादेशी दोस्तों को फोन करूंगी, मैं किसी और को फोन नहीं करूंगी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से भी शायद पहले मैं अपने लोकल बांग्लादेशियों को फोन करूँ। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंसेस जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि हर बंदा जो है, जो बांग्लादेशी है, वो पाकिस्तानियों से नफरत करता है। जहां तक बात है, आप देखें कि खेल के मैदान की, तो आप इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में हैं आप। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होते हैं ना, तो आप ये देखें, हमारे मैचेस इस तरह होते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है ना, तो इस तरह लग रहा है कि जैसे वहां पूरे एक जंगी है। ठीक है, एक ये कैंप है, एक ये कैंप है। उसके बाद मैच का फैसला हो गया, अगला मैच इंडिया का जो है, लेट्स से कि न्यूजीलैंड के साथ है, सारे पाकिस्तानी इंडिया के साथ हैं। तो इसलिए उसको उसी तनाजर में देखना चाहिए कि हमारी जो खुशियां हैं और जो हमारे वो हैं कि किस टीम की हमने साइड लेनी है, वो वेरी करता है कौन सी टीम किसके साथ वो लड़ रही है। मगर आप एक बार ये देखें कि अगर हिस्ट्री जो है हमारी, उसमें अगर एट्रॉसिटीज जो हैं वो बांग्लादेशियों पे हुई हैं या ईस्ट पाकिस्तान, वो उस वक्त पाकिस्तानी शहरी थे। तो वो एट्रॉसिटीज जो हैं उनको हम अदरनेस के उसमें ना देखें। एक स्टेट का इंस्टीट्यूशन अपने ही शहरियों पे वो एट्रॉसिटीज कमिट कर रहा है, तो हमें इसको उस तरह देखना चाहिए कि कोई भी स्टेट अगर अपने शहरियों को मारे, खा वो बांग्लादेश बंगाली हो, खा वो बलोची हो, खा वो पठान हो, खा वो सिंधी हो, खा वो पंजाबी हो, तो आप इसको उस तरह देखें कि अगर एक स्टेट अपने सिटीजन्स को उनके राइट्स देने से इनकार करे, और फिर आप ये कहें कि वहां पे सक्सेशनिस्ट मूवमेंट जो है वो चल रही है, उन लोगों की, शेख मुजीब जो है वो उन लीडर्स में से हैं, जो पाकिस्तान बनाने वाली लीडरशिप थी वो उसमें थे। तो आप इसको उस पूरे तनाजर में देखें कि जो उनका रोल रहा है और जो हमारा रोल रहा है, हम उनके उस एक्सपीरियंस को तो बिल्कुल भूल जाते हैं कि आप मेजोरिटी को कह रहे हैं कि आप ये देखें कि उर्दू जो है वो एक ही जुबान वो होगी। अब मुझे कोई कहे कि पंजाबी ना बोले, मैं पंजाबी ना बोलूं, यार मैं और क्या बोलूं, मेरी माँ गूंगी है, मेरी एक कल्चरल हिस्ट्री है हजारों सालों की। इवन स्टेट का ये हक नहीं है कि वो मुझे कहे कि मेरी जुबान जो है वो मैं ना बोलूं और उस जुबान में मुझे पढ़ाया ना जाए। वो मेरा हक है, वो मेरा बुनियादी हक है, पैदाइशी हक है, स्टेट ने नहीं दिया। वो मेरा नेचुरल राइट है, अबव स्टेट है। और ये आप देखें कि अभी जब हम बात करते हैं, किस तरह हमने अपनी पाकिस्तान में जुबानों को हमने क्या किया हुआ है। पंजाबी जो है उसकी एसोसिएशन हमने किससे की हुई है, उन लोगों हमने एसोसिएट कर दिया जुबान को उन चीजों से। जो अनकूथ है वो पंजाबी है। कैरेक्टर्स जो हैं वो, अगर वो कोई बंदा पंजाबी बोल रहा है, दैट पर्सन इज सीन एज लेस ऑफ अ पर्सन। तो हमने तो जुबान को भी वो दर्जा देने के लिए मुआशरे में कि किसी की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसके साथ जोड़ दिया है। और आप उस मुल्क को जहाँ पे आप देखें, मैंने ना रविंद्रनाथ टैगोर को मैंने बहुत कम पढ़ा था क्योंकि ट्रांसलेटेड वर्जन थे। रिसेंटली मैंने टैगोर की कहानियां नेटफ्लिक्स पे देखी। आप अगर आप बंगाली लिटरेचर पढ़े ना, आपको पता चलता है कि वो कितने आजकल की थिंकिंग से आगे थे। टैगोर को मैं पढ़ूं और अगर मैं वर्जीनिया वुल्फ को देखूं, तो आप ये देखें टैगोर किस जमाने में औरतों के किन राइट्स की वो बात कर रहा है। ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। यहाँ पे सुल्ताना's ड्रीम एक स्टोरी लिखी थी, एक मुझे अब नाम भूल रहा है, जो बांग्लादेशी राइटर हैं, वो जो स्टोरी है आप उस स्टोरी को पढ़ें कि जो उसमें ख्यालात हैं और जो वो जिन राइट्स की बात वो कर रहे हैं, वो अपने वक्त से बहुत आगे थे।
हमने उन चीजों को जो हमारी हैं, जो हमारा सोशियोलॉजिकल ओरिजिन है, हमने उसको सारे को छोड़ दिया, हमने एक नई अपनी आइडेंटिटी खड़ी कर ली, और अब हम कहते हैं कि जो हमने सोचा है हर दूसरा बंदा उसी तरीके से अपनी आइडेंटिटी सोचे। तो ये आप मुझे ये बताएं, हाउ डज दैट मेक इट राइट? मैं पंजाब से हूँ, पंजाब की अपनी जुबान है, अपनी कहानियां हैं, अपनी नज़में हैं, अपनी स्टोरियां हैं। मैं 13वीं पीढ़ी से पहले हम लोग सिख थे, तो ये मेरी हिस्ट्री है ना। अब मैं उसको इनकार तो नहीं कर सकती कि मैं प्रॉफिट की लाइनेज में से हूँ। यार मेरे फोरफादर सिख थे, सो व्हाट, दिस इज हु आई एम। और अगर हमने अपने आप को मानने से कि जो हम हैं एज पीपल उसमें कुछ प्रॉब्लम है और हमें एक नया नैरेटिव बनाने की जरूरत है, यार मुझे तो नहीं है नैरेटिव उसकी जरूरत। मेरे फोरफादर सिख थे, मैं मुसलमान हूँ, वो उनके लिए ठीक था, ये मेरे लिए ठीक था। वो क्यों कन्वर्ट किए, आई हैव नो आइडिया। लेकिन दिस इज हु आई एम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हु आई एम। जो मेरी जुबान है वो मेरी जुबान है, जो मेरा कल्चर है वो मेरा कल्चर है, जिस इलाके से मेरी शनाख्त है उस इलाके से मेरी शनाख्त रहनी है, मैं कोई नई शनाख्त नहीं बना सकती। तो बिल्कुल हमने ठीक। अपने उस शनाख्त का हक छीन लिया है, उस शनाख्त पे फख्र करने का हक छीन लिया है हमने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। निसार साहब। डॉक्टर साहब आप पहले तो थैंक यू बहुत शुक्रिया, आपने सोचने के बहुत सारे एवेन्यूज ओपन कर दिए हैं। अच्छा, एक तो दोनों क्वेश्चन है ब्रीफ लेंगे। एक तो मिस शमाइला के क्वेश्चन के साथ की बात की जो पब्लिक है, अगर पब्लिक से हट के हम देखें स्टेट, जो बांग्लादेशी स्टेट है या जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है या जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जो लोग हैं, वो हमारे बारे में या पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं, एक चीज। और दूसरी बात यह है कि एक ऐसा ओपिनियन पाया जाता है, बहुत कम राइटिंग में हमें मिलता है, कि हमारी स्टेट जो है, हमारी रूलिंग एलीट जो है, वो अर्ली 1960 से ये सोचना शुरू हो गई थी कि हमें इन बंगालियों से जान छुड़ानी चाहिए, उनको अलहदा कर देना चाहिए। लेकिन जो सिचुएशन थी कि हम मुक्तिवादी या ऐसी कोई फ्रीडम मूवमेंट के आगे सरेंडर ना करें, कोई ऐसा बड़ा एनिमी हो जो हमें सेफ, जो फेस सेविंग का जो है वो हमें हमारी फेस सेविंग हो जाए, जैसा कि इंडिया ने इंटरवीन किया, तो मतलब हमारी जो है वो स्ट्रेंथ भी कम थी, वी कट ऑफ फ्रॉम द टेरिटरी, तो जिस वजह से, तो आपका कमेंट चाहिए प्लीज इसके ऊपर। ये जो आपने बात की ना कि हम कट ऑफ थे, तो वो कट ऑफ हम क्यों थे? इसलिए कि हमारे डिफेंस का सारा जोर ही इस बात पे था कि वेस्टर्न जो फ्रंट है इसके लिए तो हमें डिफेंस लाइन चाहिए, मगर हमें वहां के लिए डिफेंस लाइन चाहिए ही नहीं है। तो आप ये देखें कि आपका जो डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो सारे के सारा इंडिया फोकस्ड मगर वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर फोकस्ड है। इसीलिए आप ये देखें फिर कि जब अगर हमने ये सोचा होता कि दो इस मुल्क के हिस्से हैं, उन दोनों मुल्कों, उस मुल्क के दोनों हिस्सों को बराबर जरूरत है इस बात की कि प्रोटेक्शन, अगर जंग की सूरत हाल हो। बांग्लादेश को तो आप देखें, पाकिस्तान का अगर हमारा तो बॉर्डर देखें ना, पंजाब से ऊपर कश्मीर से पंजाब और सिंध तक लग रहा है। बांग्लादेश का आप नक्शा देखें कि इनके ऊपर कहाँ तक आके आगे म्यांमार ही है ना, सिर्फ बर्मा है आगे, बाकी तो वही एक बॉर्डर लग रहा है ना उनका। सारे का सारा जो है मणिपुर, आगे असम है, मिजोरम है, ये सारे जो बॉर्डर लग रहे हैं। तो अगर आप एक हिस्से के लिए डिफेंस के लिए कुछ छोड़े ही ना, उस पर कुछ सोचे ही ना, तो उसकी प्रोटेक्शन जब आपने करनी ही नहीं है, आपने सोच लिया, तो वो एरिया कट ऑफ नहीं हुआ था एरिया, हमने उसके डिफेंस का कभी सोचा ही नहीं था। क्यों, जो जो एलीट है हमारी, जो वेस्ट पाकिस्तान की एलीट थी, वो यही सोच रही थी कि हमारा कैपिटल कहाँ पे बनना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मिलिट्री का वो कहाँ पे होना है। तो जब आपने सोचा ही नहीं दूसरे हिस्से को अपने साथ शामिल करने का, और जब उस हिस्से ने अलहदा होना चाहा, जो कि मेजॉरिटी है और माइनॉरिटी से अपना हक मांग रही है, तो फिर हम कह रहे हैं कि अपने ही जो शहरी हैं उनको मार देने में भी कोई मसला नहीं है, उनको गद्दार डिक्लेयर करने में भी कोई मसला नहीं है। अपने हक की बात करना जो है वो गद्दारी भी हो गई, और हुकूमत स्टेट का राइट भी हो गया कि वो मार दे।
जहां तक बात है कि गवर्नमेंट के लेवल पे किसी भी हुकूमत का काम ये है कि वो अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करे, खा वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, वो इंडियन गवर्नमेंट हो या बांग्लादेशी गवर्नमेंट हो। ये उस पे वहां कोई दोस्तियां नहीं चलती, कोई रिश्तेदारी नहीं चलती, एक मजहब का होना नहीं चलता, वहां नेशनल इंटरेस्ट चलता है। उसमें जो भी हुकूमत बांग्लादेश में होगी वो बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखेगी। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत है या पाकिस्तान क्या चाहता है। उनका अगर नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ कोइंसाइड करेगा तो रिलेशनशिप जो है वो उस नोयत के होंगे। इसी तरह अगर पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कोइंसाइड करेगा तो इंडिया से ताल्लुकात भी ठीक हो सकते हैं, अफगानिस्तान के साथ ठीक हो सकते हैं, ईरान के साथ ठीक हो सकते हैं, चाइना के साथ हो सकते हैं। तो आप ये देखें कि वो जो स्टेट के लेवल की बात है ना, वो एक अलहदा बात है जो कि नेशनल इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई है। जो लोगों के आपस का रिलेशनशिप की बात है, जैसे हम आप ये देखें कि पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो उनके दोस्त कौन होते हैं? इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, ये दोस्त होते हैं ना। क्योंकि क्या साझ है इसमें? जुबान साझ है, कल्चर साझ है, फूड मिलता जुलता है, ये चीजें हैं जो हमारी वो जो कॉमन है, जो कि बाहर जब आप जा रहे हैं, आप यूरोप में हैं, स्कैंडिनेविया में या कहीं पे भी हैं, इन्हीं लोगों से दोस्ती होती है। जुबान जहाँ पे आपकी आप बोलते हैं तो वो फौरन एक अफिनिटी हो जाती है। फेथ शायद बाद में आएगा, पहले किसी से बात करेंगे तो आगे कुछ बात बढ़ेगी ना। तो एक कॉमन कोई जुबान तो होनी चाहिए बोलने की, जो भी जुबान हो वो। तो स्टेट के लेवल को एक अलहदा तरफ देखें कि वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई है। लोगों के साथ ताल्लुक उस वक्त बनेगा जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और एक्नॉलेज करेंगे इस बात को कि एक से ज्यादा ट्रूथ हो सकते हैं, एक से ज्यादा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि मेरे सही होने के लिए जरूरी है कि शायद गलती हो तो मैं सही होंगी। ये भी हो सकता है कि मैं भी ठीक हूँ, शायद भी ठीक है। क्योंकि हम दोनों दो मुख्तलिफ इंसान हैं जो एक पर्टिकुलर वाक़े को, एक हिस्ट्री के हिस्से को वो अपनी नज़र से देख रहे हैं, मैं अपनी नज़र से देख रही हूँ। जब तक हमें इस तरह की टॉलरेंस नहीं पैदा होगी कि दो ट्रूथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं और उसमें एक को दूसरे को गलत करने के लिए ज़रूरी नहीं है, तो आप ये देखें कि हमें समझ आ जाएगी कि इंसानी तौर पे हम एक दूसरे के साथ उन डिफरेंसेस के साथ रह सकते हैं, ताल्लुक बना सकते हैं, एक दूसरे से नफरत किए बगैर अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इरम, थैंक यू मैम। डॉक्टर इरम। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। मैम मैं आपसे अभी हिस्ट्री के टीचर्स के बारे में एक बात हुई थी तो मैं उस हवाले से एक बात कहना चाहूँगी कि मैं खुद हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। तो मैं अपनी क्लास में हमेशा बताती हूँ कि जो हमारे मशरक़ी पाकिस्तान के लोग थे वो पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर थे मगरबी पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेडियन सिस्टम अंग्रेज़ों ने बनाया था बेसिकली उसमें जो उनके यहाँ पे जो जागीरदार वडेरा उन्होंने पैदा किया, उन्होंने आम लोगों को पॉलिटिकल जो अवेयरनेस से उससे दूर कर दिया था, जबकि मशरक़ी पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। और मशरक़ी पाकिस्तान के जो मेंबर्स आते थे पार्लियामेंट में वो कानून साजी करते थे, हमारे उच्च शिमले वाले जो हैं वो उनसे दूर रहते थे। तो ये बहुत बड़ा फर्क था जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। ये मैं हमेशा अपनी क्लास को बताती हूँ। दूसरी बात आप वो बता रही थी कि मंडी बहाउद्दीन में प्रिजनर ऑफ वॉर्स रखे गए थे। मैं खुद मंडी बहाउद्दीन से हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए अपने रिसर्च के दौरान, लेकिन कभी भी इस चीज़ का जिक्र नहीं आया। आप ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि ये चीज़ें इतनी ज्यादा छुपा दी गई कि हमें वाकई नहीं पता। मैं हालांकि मुझे ऑनेस्टली ऑफिशियल खुद नहीं पता था, 2004 से पहले मुझे नहीं पता था। और वो मेरी दोस्त वो मुझे कहने लगी कि मैंने मैट्रिक जो है वो मैं वहां पे, कहने लगी मेरा मैट्रिक सरगोदा बोर्ड का है। तो मैंने कहा तुमने, तो कहने लगी हाँ उस वक्त हम कैंप में थे मंडी बहाउद्दीन में। मैं ऑफिशियल से भी मिली हूँ लेकिन किसी ने मुझसे जिक्र तक नहीं किया, और बुजुर्गों से बड़ों से मिली, उन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि यहाँ पे कोई कैंप भी था प्रिजनर ऑफ वॉर्स का। ये इतनी बड़ी मिसिंग है जो मुझे आज पता चल रही। कितने अफसोस की बात है वैसे। बस मैंने यही कहना था। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, बीच में वो हाशिम साहब एक सवाल मेरे डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से एक सवाल जहन में आता है कि ये हिस्ट्री पढ़ाती हैं, हिस्ट्री में पीएचडी है, हम तारीख में इतना इग्नोरेंट रहना क्यों पसंद करते हैं मजमूई तौर पे? वैसे आपको पता है कि हम
हमें ना ये बड़ा अच्छा लगता है सिर्फ हीरो हीरो हो हमारे, हमने कुछ हारा ना हो, क्योंकि हार से हमने सबक तो सीखना नहीं है। तो हम जो है ना, एक तो ये हमारा मसला है कि इमेज का हमें वो बहुत, हमारी इमेज कॉन्शियस बहुत है हम लोग, और सिर्फ अकेले हम ही नहीं है, और भी दुनिया में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि जो इमेज है हमारा दूसरों की नजर में, वो इमेज अच्छा होना चाहिए। हमारी अपनी नजर में, मतलब पाकिस्तान में हमें लगता है, आप ये देखें कि कई दफा आप पढ़ें तो आपको हंसी आती है कि हम सेंटर हैं यूनिवर्स का, किला है हम इस्लाम का। हिस्ट्री हमारी शुरू हुई जब मोहम्मद बिन कासिम जो है उसने कदम रखा तो पाकिस्तान उसी दिन बन गया। ये मगर तो बहुत उस, पढ़ाया था हमने मुतालिया पाकिस्तान। तो अब आप ये देखें कि भाई हमारे एंसेस्टर्स तो यहाँ पे रह रहे थे पहले से ही। मोहम्मद बिन कासिम तो बड़ी मतलब रीसेंट फिनोमिना है। हम तो उससे पहले कितनी वेव्स लोगों की आई, लूटर्स की आई या विक्टर्स की आई, फाते थे वो या कॉलोनाइजर थे या लूट मार कर रहे थे। तो आप, हमने ओन नहीं किया कि हम हैं कौन। उसमें हमें प्रॉब्लम है कि हमने एक पर्टिकुलर इमेज बनाया है कि जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं एक दफा एक गुरुद्वारे गई। अब नमाज पढ़ते हैं, नमाज का एक अपना मजा है। मुझे अपने मुसलमान होने पे ना कभी कोई शर्मिंदगी हुई है, ना ये मेरी शनाख्त है। अच्छा, गुरुद्वारे गई मैं, फर्स्ट टाइम मैंने वहां पे श्लोक सुने, पंजाबी में है उसका, वो मेरी जुबान है ना, तो वो श्लोक जो है वो मेरे से और तरह में बोलते हैं मेरे साथ। तो आप वहां पे एक डायलॉग हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है जो कि बिल्कुल एक और तरह की है, मेरी मादरी जुबान में वो कम्युनिकेशन है। इट इम्पैक्टेड मी। और मैं एक दोस्त से बात कर रही थी तो उसने मुझे कहा कि हाँ, आई कैन सी दैट यू आर नॉट अ गुड मुस्लिम। ठीक है, हमारा तो मसला ये है कि हमने ना सिर्फ अपने दूसरों को जज करना है, अपने आप को ओन नहीं करना है। हमने एक इमेज बना लिया है, हमने उस इमेज को साबित करना है कि ये इमेज ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हम एज सोसाइटी, एज पीपल, एज नेशन, हमारे से गलतियां भी हुई हैं, हमने अच्छे काम भी किए हैं, हमारी हिस्ट्री का अच्छा हिस्सा भी है, बुरा हिस्सा भी है। हमारा लिटरेचर बड़ा बहुत रिच और डाइवर्स है। अब आप ये देखें कि हम अपने अपने लिटरेचर को तो पढ़ाते नहीं है। बुल्ले शाह कितने लोग पढ़ते होंगे, वारिस शाह कितने कितने लोग पढ़ते हैं। उसमें हम कभी नहीं बात करते कि रिलीजियस टॉलरेंस की कितनी बात है। कभी नहीं हम पढ़ाते कि बाबा फरीद का और गुरु नानक का जो दोस्ती है, जो प्यार का रिश्ता है, जो हम क्यों नहीं पढ़ाते ये? हमारे इसको पढ़ाने से, अपने घर में बताने से तो हमें किसी ने नहीं रोका ना। स्टेट इसी हिस्ट्री की किताब पढ़ाने के लिए तो आपको मजबूर कर सकती है, मगर आपको ये बताने से कि हम क्या हैं, और जो मोहब्बत के वो पैगाम हैं और जो टॉलरेंस के पैगाम हैं, हमारे अपने फोक लिटरेचर में हमारी मिट्टी के साथ जो रिश्ते जुड़े हुए हैं उनकी क्या अहमियत है। तो हमने अपनी जमीन से तो रिश्ता जोड़ा नहीं, हमने रिश्ता जोड़ा है वो सिर्फ फेथ बेस्ड है, उसके अलावा। हालांकि वो फेथ बेस्ड रिश्ता आपको दूसरे रिश्ते जोड़ने से मना नहीं करता है, ना वो आपको कहता है कि आपकी सारी दूसरी शनाख्तें जो है वो खत्म हो जाएंगी तो ही आप अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। मगर हमारी कंफ्यूजन एक से ज्यादा है, और जब तक हम उसको उसमें सोच के शिफ्टिंग नहीं करते कि हमारे मसले कहाँ कहाँ पे हैं, उस वक्त तक हमारी अपनी वो एबिलिटी अपने आप को ओन करने की हो नहीं सकती। और टीचर का बहुत बड़ा रोल है इसमें, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। घर में आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो सारे लोगों ने मिलके वो करना है। अकेले टीचर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सोचने पे मजबूर करे। अगर टीचर सोचने पे मजबूर करता है, घर में जाके जूते पड़ रहे हैं, जहाँ माँ बाप कहते हैं सवाल पूछना ही बंद है, मैं ही सिर्फ ठीक हूँ, तो हो नहीं सकता। या स्टेट इजाजत नहीं देती है कि आप अपना ओपिनियन जो है वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलनी है ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हाशिम साहब से पहले, हाशिम साहब पहले कर चुके हैं, डॉक्टर शाजिया और फिर हाशिम साहब। जी डॉक्टर शाह। अस्सलामुअलैकुम मैम, बहुत शुक्रिया आपके जॉब के लिए। और मैं बस आपसे दो सवाल करूंगी। पहला सवाल है अबाउट कि अभी हम टॉलरेंस की बात कर रहे थे और हम के कैसे हम वो बिल्ड कर सकते हैं
नेशंस के दरमियान, अब तो 2 नेशंस हैं, तो उसके दरमियान हम कैसे टॉलरेंस बिल्ड करके दोनों को एक दूसरे से करीब कर सकते हैं। लेकिन जब हम जस्टिस की बात करते हैं और जस्टिस के क्लेम्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें तयन करना पड़ेगा ना कि सही कौन है और गलत कौन। 2 सच तो नहीं हो सकते ना मैम। जब हम कहीं तो सेटल करेंगे कि हम सही कौन था, गलत कौन था, किसने जुल्म किया, कौन मजलूम था, तो वहां पे तो समहाउ हमें आंसरेबल होना होगा। दूसरा, जब जैसा भी आपने बात की कि फेथ जो है हमें रोकता नहीं है और मजीद आइडेंटिटी से, तो हमने तो अपना कौमी शायर अल्लामा इकबाल को डिक्लेयर किया हुआ है। और अगर आप इकबाल की शायरी पढ़ें तो उसमें तो बड़ी इस तरह की बातें हैं कि बुताने रंगो फूको छोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बागी न अफगानी रहे ईरानी। तो वो तो नेशनल आइडेंटिटी को खत्म करके मिल्लत में सम होने की बात करते हैं, और ये हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है ना, इसलिए मुझे ये शेर भी याद है। सो वहां पे मैम ये दो, क्योंकि हमें इस तरह से बिल्ड किया जा रहा है ना हमारी आइडेंटिटी को, वहां पे सम हाउ प्रॉब्लमैटिक है कि हमारा जमीन से जो रिश्ता है, हमारा जबान से जो रिश्ता है वो, और ये शहरों में रहने वालों के तो मसले और भी अजीब है कि हम तो उर्दू के साथ भी अब एसोसिएटेड नहीं रहे। हमने तो अपनी आइडेंटिटी कहीं और वेस्ट के साथ हम अलाइन ज्यादा है। हमारे स्कूलों में बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं, घरों में अंग्रेजी बोलते हैं, हम तो अब कहीं और ही चले गए। तो प्रॉब्लम्स तो ये मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। तो इसका क्या, जस्टिस के क्लेम्स का क्या सोल्यूशन है? और ये जो एक आइडेंटिटी है ना मिल्लत के अंदर गुम होने वाली चीज, तो वहां पे हमारी जबान, जमीन, इसका ताल्लुक उसके साथ हम कैसे जोड़े रहे? रुबीना, मैं एक सजेशन करूं, इकबाल के जो लेक्चर्स हैं ना वो जरूर पढ़िएगा, ठीक है? इकबाल की जो शायरी भी है ना, उसमें भी अगर पूरी शायरी पढ़े ना तो बड़े रंग रंग के मैसेज नजर आते हैं। हमारा मसला ये है कि हमने उसमें से भी इकबाल को भी सिलेक्टिव ही पढ़ा है ना। तो जो इकबाल, अगर हम चीजें चेरी पिकिंग कर रहे हैं, पिक एंड चूज से पढ़ रहे हैं, तो हम वो पढ़ेंगे जो नैरेटिव हम बनाना दिखाना चाहते हैं। इकबाल के लेक्चर्स पढ़ें, आपको मजा आएगा कि क्या उसने लिखा है किस जमाने में, ठीक है? वो जरूर पढ़िएगा। जो बात आपने की ना कि जस्टिस जो है उसमें ट्रूथ एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है साउथ अफ्रीका की। अपार्थाइड था ना, अब देखें उससे बुरी एग्जांपल वो कोई नहीं हो सकती है कि किस तरह रेस की बेस पे एक मुआशरे में आधे इंसानों, आधी पॉपुलेशन को या पीपल ऑफ कलर को वो किया था। आगे बढ़ने के लिए आपको ये ठीक है कि उनके पास नेल्सन मंडेला जैसी लीडरशिप थी, मगर ये भी आप याद रखें ट्रूथ कमीशंस हुए थे, ठीक है? अगर बांग्लादेश की डिमांड सिर्फ एक ही थी कि पाकिस्तान अपोलोजाइज कर ले, हमने अपोलोजाइज करने की कोशिश की नहीं ना की, तो ट्रूथ तो शुरू वहां से होगा ना, जस्टिस तो फिर शुरू होगी कि अगर हम ये मान लें कि हमसे गलतियां हुई हैं। हमने तो वही मानने से इनकार कर दिया है कि गलतियां हुई हैं, बावजूद इसके कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है? इंडिपेंडेंट बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नहीं है जिन्होंने इस पे काम किया है, वो हमारे पास अकाउंट भी मौजूद हैं। और साउथ अफ्रीका की एक दुनिया में बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जहाँ पे ट्रूथ कमीशन हुए, क्योंकि जहाँ पे लोगों ने सोसाइटी एज अ नेशन फैसला किया कि आगे बढ़ने के लिए उनको ये बात करनी पड़ेगी। हमने तो दूसरी बात सुनने से इनकार कर दिया ना, हम तो डिनाई कर दिया कि ऐसा हुआ ही नहीं है। हमने कहा कि ये गद्दारी है, ये ऐसा हुआ ही नहीं है, हमने तो कोई राइट्स की डिनाइल हुई नहीं है, रेप किए नहीं है, लोगों को मारा नहीं है। तो ट्रूथ अगर हम ये मान लें कि 30 लाख नहीं तो 3 लाख सही, 3 लाख नहीं तो 3,000 सही, मगर ये हुआ है, ठीक है ना? तो वो मिडिल वे फिर निकल सकता है कि हम दोनों एक लाइन फिर ड्रॉ कर सकें कि हमने मान लिया है कि ये हुआ है, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ने की बात कर सकें। मगर अगर एक पार्टी माने ही ना, तो फिर आप ये देखें ना, पहली बात तो वो बात करना, वो डायलॉग करना है, हमने तो वो डायलॉग ही नहीं किया कि कुछ हुआ है। हमने तो ये कहा कि वो हैं ही गद्दार, वो हैं ही, उनकी शिरस में ही वफा नहीं है। तो जब आप, हम तो अभी तक लेबलिंग वही कर रहे हैं ना। ठीक है बात जी। डॉक्टर अजमतुल्लाह जी, डॉक्टर साहब।
ओके मैडम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब आपने पहले इतना डॉक्टर साहब आप भी आज नजर नहीं आ रहे, क्या हो गया आप? सारे आपने पर्दा भी निशी पर्दा कर हैं। लिया। सर here I am। जी डॉक्टर साहब। थोड़ा सा इनफॉर्मल उसमें बैठा हुआ हूँ तो इन्वायरमेंट यार में। बात नहीं होती मुझसे, अम, तो होती नहीं है, डॉक्टर साहबा की हिम्मत है फिर भी कर रही है। जी जी, थैंक यू, शुक्रिया आपने क्या हाँ, कहा। जी जी। मैडम, बहुत शुक्रिया। पहले हमने अनम जकरिया का इसी हवाले से एक सेशन सुना 1971 के हवाले से, और लोगों के व्यूज के मुताबिक ओरल हिस्ट्री पे, और आज आपकी अपनी मेमोरी पे बेस, वार मेमोरी पे बेस हमने एक सेशन सुना, और अभी आपके एक्सपीरियंसेस पे बेस मेरे इस हवाले से कुछ कमेंट्स भी हैं। हम डॉक्टर मुजीबुर रहमान और इस तरह के बहुत सारे शेख मुजीब लोग कामयाब हो गए, बांग्लादेश बन गया। लेकिन अगर हम 1947 से हमारी हिस्ट्री देके थोड़ा सा बैक में जाए, तो उसमें हमें जो चीज नजर आती है, एक कांस्टेंट चीज ये नजर आती है कि जो पेरिफेरल लीडरशिप है उसको हमेशा से इग्नोर किया जाता रहा है। बादशाह खान, अब्दुल समद खान अचकजई और जीएम सैयद, उनका जो नैरेटिव था या उनका जो नारा था वो भी यही था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिस तरह 18 अमेंडमेंट में हुआ, हम वही फिर चाटते हैं। हमने रूस को काफिर, कम्युनिज्म को करार दिया था। रिसेंटली मुसलमान भी हुआ है। चाइना शुरू से ही मुसलमान है, वो 1949 से ही मुसलमान है। हमने ये भी चीज हमें देखनी होगी कि चलो हम अपोलोजाइज तो कर लेते, लेकिन क्या वो अपोलॉजी इंडियन इन्फ्लुएंस के अंदर वो एक्सेप्ट कर लेते, वो एक्सेप्ट कर सकते थे? शेख मुजीब के पीछे भी जो फोर्सेस कार फरमा थी, वो भी हमें जहन में रखनी चाहिए। मैं 1971 को, सॉरी टू से, मैं उसको एक बार नहीं समझता था। मैं इसको एक इंटरनल पाकिस्तान का इशू समझता था। 1965 को मैं बार समझता हूँ, जो कि एक वॉर की शक्ल में आया। 1971 का पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक इंटरनल इशू चल रहा था, और उसका फायदा किसी और ने उठाया, जो कि मुझे नजर आ रहा है गंगा, वो जेड भी हमें याद है, जिस तरह वो फिर उसको हार पहनाए गए और फिर उसको जलाया गया लाहौर के अंदर। तो इस किस्म की सिचुएशन में अगर हम उनसे माफी भी मांग लेते, तो काश वो इस तरह से एक्सेप्टेबल ना होती। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर बंगाली रह रहे, आज किसी ने उस पर पोस्ट भी किया था ग्रुप के अंदर, उन बंगालियों को आज तक इज्जत नहीं मिल सकती। दुनिया में हर कहीं पे अगर कोई रिफ्यूजी जाता है, उनको वहां की शहरियत मिल जाती है और खुशी से दे देते हैं। हमारे यहाँ अफगानी 1979 से यहाँ पे पाकिस्तान में है, उनको आज तक नेशनलिटी हमने नहीं दी, ना बंगालियों को दी, ना उनको दी। मुझे तो जहां तक याद है, हम यहाँ पे वार ही में जिंदगी गुजार रहे हैं, और वार है कि खत्म ही नहीं हो रहा। एक नैरेटिव खत्म हो जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है, और फिर हम उसी डिबेट पे चले जाते हैं। दुनिया में अमन की बातें हो रही होती हैं, हमारे यहाँ अमन जो है वो भी रिलेटिव चीज है। तो मैडम, इस हवाले से मुझे आपकी थोड़ी सी इस पे रोशनी, बांग्लादेश से माफी मांगने पे वो सारी चीजें मिट जाती जो हो रही थी, और क्या वो जो रेप्स जो है मुजीबुर रहमान कमीशन में जो कुछ आया है, उसके बाद भी तो किताबें आई हैं, शर्मिला बोस की किताब आई है, उसमें वो बाकायदा तौर पे ये कहती है कि जी पाकिस्तान की तरफ से वायलेंस हुआ है, लेकिन मुक्ति बाहिनी की तरफ से जो नॉन बंगालीज के लिए पहले से वायलेंस शुरू हो चुकी थी, उस वायलेंस को नहीं रोका गया। इस तरह और भी कई किताबें हैं जो ये बात बताती हैं, लेकिन वहां पे हम जो है वो थोड़ा सा उन चीजों को फिर दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं जानते, या जानना हमारे उसमें रह जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हिस्टोरिकल ट्रूथ, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि हिस्टोरिकल ट्रूथ कई किस्म की होती हैं, और सारे ट्रूथ जानना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होते। तो सॉरी फॉर द लॉन्ग कमेंट, और आपकी इस पे थोड़ी सी हमें चाहिए होगी गाइडेंस, ताकि हम आगे इसको अपना बिल्ड कर सकें। थैंक यू मैडम। पहली बात तो ये है कि यू आर एंटाइटल्ड टू हैव एन ओपिनियन एंड हैप्पी टू हैव अ डिसएग्रीमेंट एंड एग्री टू डिसएग्री ऑन दैट। जहां तक बात है ना अपोलॉजी की, कि वो एक्सेप्ट कर लेता है या ना, अपोलॉजी करने से पहले हम कह रहे हैं कि भाई तुम अगर एक्सेप्ट करोगे तो मैं मानूंगा, अपोलोजाइज करूँ।
अपॉलजी मुझे, अगर मैं कुछ गलत करूं तो मुझे अपॉलजी इसलिए करना है कि मुझे खुद बढ़ने के लिए ये जरूरी है मेरे लिए कि मैं एक्नॉलेज करूं कि मैंने गलत किया है। उसमें अगर मैंने शाहिद का कोई हक मारा है, शायद उस अपॉलजी के एक्सेप्ट करने से पहले मैं अनकंडीशनल अपने लिए वो करूंगी कि मेरे लिए अपनी गलती को मानना जरूरी है ताकि मैं उस गलती से सीख के आगे बढ़ सकूं। तो हमें ये इस गलती को इस नजर से भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए अपने लिए जरूरी है कि वो उस अपॉलजी को करे, इसको भूल जाए कि बांग्लादेश वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसका नुकसान हमें क्या है, आप ये देखें कि उसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि चूंकि हमने उससे कोई सबक तो सीखा नहीं कि जो वहां पे हुआ है। और आप ये देखें कि शर्मिला की आप किताब, ये मुझे पता है कि बड़े वो क्वार्टर्स में पाकिस्तान में जो चीज जिसको लगता है कि मेरे नैरेटिव से ज्यादा करीब है उसको री एनफोर्स करती है तो वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि वॉर में अगर एक भी औरत का रेप इसलिए हो कि ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर है तो वो वॉर क्राइम ही है। अब वो एक रेप हुआ, 300 रेप हुए, 3000 हुए, 30,000 हुए, 3 लाख हुए, इससे फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर एक फौज अपने ही मुल्क के शहरियों को मार रही है या रेप कर रही है, आप इसको इस नजर से देखें कि अगर एक इंस्टीट्यूशन को आप उसके इसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेस ही ना हो कि अपने शहरियों को मारने के लिए, अपने शहरियों को रेप करने के लिए, तो आप वेयर डू यू स्टॉप देम? हाउ डू यू स्टॉप कि एक इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने मैंडेट के अंदर रह के काम करे? तो अपॉलजी जो है उसको इसलिए ना देखें कि बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, इसलिए देखें कि हमारे लिए अपनी गलतियों को एडमिट करना जरूरी है ताकि हम उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ सकें। तो बहुत सारे मसाइल अभी भी पाकिस्तान के ऐसे हैं जो कि इसीलिए चल रहे हैं कि हमने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा है। और अगर हमने उन गलतियों से सबक नहीं सीखा है, हम तो उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है अभी भी। आप ये देखें पाकिस्तान में अभी भी कितने इश्यूज हैं जिनके बारे में अखबार में ब्लैकआउट है, जिसमें कोई खबर नहीं आ सकती, जिस पे आप लिख नहीं सकते, जिस पे आप बात नहीं कर सकते। तो आप ये देखें कि ये सिलसिला इसीलिए चला आ रहा है कि जब एट्रोसिटी, जब गलतियां हुई, उन गलतियों को माना नहीं गया, उन गलतियों के कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए, तो वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका किसको हो रहा है? बांग्लादेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात अच्छे हैं या नहीं है, उनकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, लिटरेसी बढ़ रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ठीक चल रहा है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को इस ना अपॉलजी करने से ये फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान वही गलतियां अपने शहरियों के ऊपर दोहराता रहेगा, वो तजर्बे करता रहेगा और कभी भी नहीं सीखेगा। बिल्कुल ठीक। जी सबूक, जी सबूक सही बहुत शुक्रिया। यस, बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल मीना साहिबा, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीज़ों को बयान किया। और उसकी दलील ये है कि मैं आज सुबह 6 बजे से कहीं गया हुआ था और बहुत थका हुआ था, लेकिन उस थकावट के बावजूद मुझे नींद नहीं आई। हालांकि मैं जुम्मे को मस्जिद में भी सो जाता हूँ जाके कभी कभार। तो आपने इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को बयान किया। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपकी तरफ से। एक तो ये है कि मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक 74 में भुट्टो साहब ने, जब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठे हुए थे, वहां पर तो भुट्टो साहब ने कहा था कि हम माफी मांगते हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और बंगाली जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा था कि बांग्लादेश माफ करना खूब जानता है, तो हमें आगे निकलना चाहिए। और अपने पीएम का जो स्टेटमेंट था उन्होंने पढ़ के सुनाया था उस वक्त। तो फिर उसके बाद मुझे याद है पाकिस्तान में बड़ी बातचीत हुई थी, मैं उस वक्त कवरेज कर रहा था। मुशर्रफ साहब जब गए थे बांग्लादेश और वहां पर वो जो शहदा हैं उनके मज़ारात पर उन्होंने हाजिरी दी और उनकी जो यादगार थी, सॉरी, वहां पर उन्होंने हाजिरी दी, तो दुख का इजहार भी किया। और ये भी उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ये हमसे गलती हुई है, तो उसको माना उन्होंने। तो मुझे थोड़ा सा बता सकती हैं कि क्या जो बांग्लादेशी हैं उनका क्या एंगल है, वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह माफी मांगनी चाहिए जो उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा? मैं आपकी जो पिछली बात है बहुत ही अहम बात आपने की कि ये माफी मांगना खुद हमारे लिए बेहतर है, ताकि हम अपने कम से कम हम लोग इस गन से निकलें। और दूसरी बात ये कि मुझे 2007 में बेनजीर भुट्टो साहिबा का इंटरव्यू करने का मौका मिला, मैं दुबई में था,
और मैंने बीबी से यही सवाल किया कि पाकिस्तान में ये बात कही जाती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो रिस्पॉन्सिबल है बांग्लादेश के टूटने का और बांग्लादेश के अलग होने का। तो मैंने कहा कि, और क्योंकि उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि उन्होंने एक नारा लगाया था, इधर हम और उधर तुम, और ये बात भी उन्होंने कही थी कि जो लोग बांग्लादेश जाएंगे हम उनकी टांगें तोड़ देंगे। तो इस पर बीबी ने बहुत बड़ा डिटेल के साथ जवाब दिया था। मेरे पास वीडियो भी है, मुझे याद नहीं रहा, मैं यहाँ शेयर कर देता आप लोगों के साथ। तो बीबी ने मुझे कहा कि तुम मुझे छोड़ो सारी बातों को, मुसलमान कमीशन रिपोर्ट पर भी बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम सारी बातों को छोड़ो, तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि जो बंगाली हैं वो अपने साथ होने वाले जुल्म का भुट्टो साहब को दोष क्यों देते हैं, नहीं देते? वो फौज के बारे में क्यों बात करते हैं? वो तो कभी नहीं कहते कि भुट्टो ने उनके साथ ये किया है, या पाकिस्तान के लोगों के बारे में तो ये बात ही नहीं करते, वो तो पाकिस्तान की आर्मी की बात करते हैं। और फिर जब उन्होंने ये वाली बात की तो मैंने उनसे कहा कि जब आप समझते हैं कि भुट्टो साहब नहीं है सारे अमल में शरीक, तो फिर भुट्टो साहब ने वो जो मुसलमान कमीशन रिपोर्ट है और सॉरी उस वक्त जो वीडियो थी पाकिस्तान टेलीविजन पे चलना, और वो क्यों नहीं आपने ऑन एयर वहां पर होने दी? अच्छा खैर वो एक बहुत लंबी डिस्कशन थी, लेकिन जो बुनियादी जो पॉइंट है उसमें मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो बंगाली लोग हैं, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं है उनके साथ, मुझे कई कॉन्फ्रेंसों में उनसे मिलने का इत्तेफाक तो हुआ, लेकिन क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान या जुल्फ़िकार अली भुट्टो या पाकिस्तान के लोग, क्या वो उनको भी दोषी समझते हैं, या सिर्फ वो समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो उसकी रिस्पॉन्सिबल है? और यहाँ पर आकर एक और छोटा सा सवाल पैदा होता है, आई एम सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ, वो ये कि अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फौज इसकी रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो तर्ज अमल तो कहीं बदला नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा मसाइल हैं, KPK के अंदर भी बहुत ज्यादा, फाटा के अंदर, एक्स फाटा के अंदर ये मसाइल हैं, तो वो चीजें सेम चल रही हैं। और अभी मेरे एक भाई कह रहे थे कि बंगालियों को और अफगानियों को यहाँ पर मतलब अभी तक नेशनलिटी नहीं मिली। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो भी यहाँ पर सेकंड क्लास सिटीजनशिप के तौर पर यहाँ पे रह रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगा बड़ी बेरहब सी बातें, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप इस पर डिटेल अपना एक आर्गुमेंट प्लीज दे दें। थैंक यू वेरी मच, सॉरी फॉर टाइम। तो वो जो पहली बात आपने अपॉलॉजी की ना, आप ये देखें कि मैं आपके साथ बदसलूकी करूं, ठीक है, आपके अपने शहरियों को रेप करूं, मारूं, और उसके बाद कहूं कि आई रिग्रेट डूइंग दैट, ये अपॉलॉजी है या ये रिग्रेट है? मगर वो रिग्रेट कैसा रिग्रेट है कि उस रिग्रेट से मेरा बिहेवियर तो बदला नहीं है। तो अगर एज अ नेशन, एज अ स्टेट, एज अ मिलिट्री, जो भी आप रिप्रेजेंटेशन उसकी कह लें, अगर मुशर्रफ वहां जाके ये लफ्ज इस्तेमाल करने की बजाय आप जर्नलिस्ट हैं, आप निकाल के कोई वो देखें, डिड ही अपोलोजाइज, डिड ही सेड दैट वी रिग्रेट? अफसोस कहा बिल्कुल। हाँ ठीक है ना। तो अफसोस हुआ, अफसोस के क्या हुआ? मरने पे भी अफसोस हुआ, कातिल जाके घर में जाके कह दे कि मुझे अफसोस हुआ कि आपके बंदे जो हैं हमने कत्ल कर दिए, तो ये माफी तो नहीं है ना। माफी उस चीज की है जो हमने किया, हमने उसकी माफी मांगी नहीं है कभी, ना मुशर्रफ ने, ना उससे पहले भुट्टो ने, ना शिमला एग्रीमेंट के दौरान, ना सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान, ठीक है। अपॉलॉजी अगर हम कर लेते एज अ नेशन, और ये उस वक्त बड़ा आसान था, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कितनी वीक होती है जब सिविलियन गवर्नमेंट होती है। मुशर्रफ जिस वक्त था ना, अगर वो वहां जाके अपॉलोजाइज कर लेते, कुछ नहीं होना था पाकिस्तान में। किसी क्वार्टर से किसी ने ऑलरेडी देखे ना, एक मिलिट्री डिक्टेटर है जो मुल्क में हुकूमत कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं एज पीपल, कुछ नहीं हो रहा उसकी गवर्नमेंट को, चल रही है इतने सालों से, तो कुछ और नहीं होना था, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने थे। मगर उस अपॉलॉजी से एटलीस्ट एट्रॉसिटीज किसने की थी? सिविलियंस ने जाके की थी, पॉलिटिशियंस ने की थी, फौजी हुकूमत थी, मिलिट्री का रूल था, मिलिट्री वहां पे ऑपरेशन कर रही है, तो अपोलोजाइज तो टेक्निकली मिलिट्री को करना चाहिए ना। और लोग जो हैं यहाँ पे, आप ये देखें कि यहाँ पे भी जो लोग हैं वो मिलिट्री की एट्रॉसिटीज को कह रहे हैं। जैसे मैं अपनी एक दोस्त की बात कर रही थी जिसके वालिद फिलोसफी के प्रोफेसर थे। अब उसके वालिद को एक एक बच्चे के तौर पे देखें ना, कि अगर आप एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो, आप अपनी नजरों के सामने अपने वालिद को गोली लगते देखें, और अब देखें कि वो घर से बाहर पड़े हुए हैं, मगर कर्फ्यू की वजह से आप उनको अंदर नहीं खींच के ला सकते, और जिस वक्त तक फिर आप, और ये एक एग्जांपल नहीं है, मैं आपको ऐसी कई
मतलब एग्जांपल्स वो बता सकती हूँ। शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन आप मुझे ये बताएं, शी इज नॉट होल्डिंग इट अगेंस्ट मी एज अ पर्सन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, लेकिन उसका दावा तो कोई नहीं, कोई उसके बाप को नहीं वापस ला सकता, कोई उसको उसका बचपन नहीं वापस ला सकता, उसका रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर सकता, मगर उस अपॉलॉजी से एक एक्नॉलेजमेंट है उस गलती की जो हुई है। तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको किसी तरीके से बाईपास कर लें, हालांकि उससे वो जो हुआ है, अगर कोई औरत रेप हुई है उसका रेप रिवर्स नहीं हो रहा, अगर किसी ने अपना कोई रिश्तेदार खोया है, लोग जिनको पता ही नहीं है कि क्लोजर नहीं है ना कई लोगों के लिए। मेरी एक दोस्त है, उसके वालिद जो हैं, they don't know actually that whether he died, he was killed, what happened, the body was never found। तो उनके लिए तो क्लोजर नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने तो देखा भी नहीं है कि वो कहाँ हैं, दफन कहाँ हुए हैं, मास ग्रेव में कहीं पे दफन हो गए, दरिया में बहा दिया, क्या हुआ। तो ये जो अपॉलॉजी है ये उन लोगों के लिए क्लोजर भी है, तो उसको ह्यूमन लेवल पे भी देखें कि उसकी भी एक जरूरत है। अगर हमने अच्छे इंसान, अच्छा मुआशरा बनना है तो अपनी गलती माननी पड़ेगी। ये उसको कोई भी रंग दे के कि हमने तो रिग्रेट का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया था, या हमने इस तरह उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर को कह दिया था, इट्स नॉट रियली इनफ। ठीक। जी डॉक्टर हाशिम और साजिद गौरी साहब, ये आखिरी 2 सवाल हैं, आप क्विकली कीजिएगा। फिर डॉक्टर साहब को हमने बहुत वक्त लिया चूँकि उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था। जी हाशिम साहब वेरी क्विकली। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सैर कर रहा हूँ ग्राउंड में, तो शायद तस्वीर नहीं आएगी, मैं उसे इसलिए बंद कर रहा हूँ। अच्छा हाँ डॉक्टर ठीक साहब, है। सवाल मेरा ये था कि डॉक्टर साहब, ये जैसे आप कह रहे थे कि इंडिया के 1971 के इंसिडेंट के हवाले से तीन नुक्ता नजर हैं, 3 एंगल्स हैं हिस्ट्री के। अच्छा इसी तरह ना 2017 में शायद हेनरी किसिंजर हैं, वो यूएस के सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे या कुछ समथिंग, सेक्रेटरी ऑफ उन्होंने, स्टेट। हाँ उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यस, उन्होंने जो है ये रिवील किया एक इंटरव्यू में कि मतलब तकसीम से, यानी इस मार्च 1971 से तकरीबन 6 माह पहले, कह लें अक्टूबर में या सितंबर में, याहिया खान साहब की बतौर सदर पाकिस्तान जो है वो यूएस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई, और वहाँ ये उन्होंने कमिटमेंट किया, हम यानी बांग्लादेश को अलग कर देंगे। तो ये कमिटमेंट जो है 6 हफ्ते हो चुकी थी, और इंटरेस्टिंग बात ये कि उनके मुताबिक, हेनरी किसिंजर के मुताबिक, ये कि अभी इंडिया ने हमला भी नहीं किया था, मतलब कोई ऐसी इंटरवेंशन भी मौजूद नहीं थी बांग्लादेश में उससे पहले। ये तो ये एक मेरा ख्याल चौथा पर्सपेक्टिव है जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव बनता है, मैं जिसको डिस्कस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत सारी चीजें हैं, जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं तो फॉरेन इंटरफेरेंस होती है। सीज फायर किसने कराना था, कहाँ से मुदाखलत होनी थी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। पाकिस्तान की कोई भी जंग देख लें, 65 की जंग देख लें, 71 का क्राइसिस आप कहें, वॉर कहें, लिबरेशन वॉर कहें, तो इन सारों में ही सुपर पावर्स का या मेजर पावर्स का रोल कोई ना कोई तो रहा है। हम जंग छेड़ लेते थे और अपनी किताबों में बेशक हम लिख लेते हैं कि दुश्मन ने अंधेरे, बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, हालांकि जंग हमने खुद छेड़ी होती है, पंगा हमने खुद लिया हुआ होता है। फिर हम 16 दिन की जंग के बाद थक भी जाते हैं, फिर हम खुद इंटरनेशनल अपील्स जो हैं वो करनी शुरू कर देते हैं कि सीज फायर करा दें। तो आप ये देखें, इन सारी चीजों को ना इकट्ठा करके पढ़ें। जब तक ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा था और ऑल ऑफ अ सडन बांग्लादेश के बनने की बात हो रही थी, अगर इस लेवल तक जहां जितनी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट थी और जो सर्कमस्टांसेस थे और जिस तरह की सूरत हाल थी, ईस्ट पाकिस्तान, दी देन ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश ने अलहदा होना ही होना था। आप ये देखें कि अभी पहले भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी के इसे जान छुड़ा लेनी चाहिए, ये लीडरशिप जो है वो खुद कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट कह लें या पॉलिटिकल लीडरशिप कह लें या मिलिट्री लीडरशिप कह लें, वो बात कर रही है। तो जहाँ पे मेजर जो है ना, मेजर पावर्स, वो वहां तभी कुछ कर सकती हैं अगर जमीन पे कुछ उस तरह का कुछ हो रहा हो।
अगर ग्राउंड रियलिटीज जो है वो उसके साथ सिंक ही ना कर रही हो तो इस तरह कुछ नहीं हो सकता। अगर इस तरह हो सकता होता ना, क्यूबा ना सरवाइव करता। ठीक है, दुनिया के और बहुत सारे ऐसे इस तरह की एग्जांपल्स हैं जहां पे मेजर पावर्स के इतने मुदाखलतों के बावजूद, चूंकि ग्राउंड रियलिटी सिंक नहीं कर रही थी, उसके साथ सपोर्ट नहीं कर रही थी, हो नहीं सकता था। बांग्लादेश की जो बात है, यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी थी ना, और जो अभी हम बात कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है कि जान छुड़ाएं बंगालियों से, और जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, जो पॉलिसीज जो हैं, ये इवन आप ये देखें कि अगर आप एक हिस्से को इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप कर रहे कि उसने हमारे साथ रहना है फ्यूचर में या नहीं, तो ये तो सारी ग्राउंड्स हैं ना, कहने की जरूरत नहीं है। मिलिट्री ऑपरेशन से पहले भी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो यही है कि ये दो हिस्से जो हैं ये अलग-अलग ही हैं, फोकस एक पे है दूसरे पे नहीं है। तो मेजर पावर्स जो है वो उसी वक्त इंटरफेयर कर सकती हैं जब ग्राउंड पे उस तरह की सपोर्ट मौजूद हो। तो इसलिए वो कोई चौथा नैरेटिव नहीं है, वो नैरेटिव उन्हीं ग्राउंड रियलिटीज के साथ ही मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा बहुत सारा कंफ्यूजन है ना, ये जो हायरार्की ऑफ इम्पोर्टेंस है ना रीजन का, इसमें हम सब अक्सर बराबर कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाया ये गया है कि ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस जो हुआ उसमें दो फैक्टर बच्चों को याद हैं और वो इंटरनलाइज भी हो गए हैं मुझे लगता है। एक तो मेजर पावर का रोल क्या था। अच्छा, मेजर पावर का रोल जो है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उससे बिल्कुल आइसोलेशन में आप बता रहे हैं। दूसरा जो है हिंदू साक्षरता का क्या रोल, मतलब हिंदू साक्षरता का बच्चे इसको रिप्रोड्यूस करते हैं कि हिंदू साक्षरता की वजह से ईस्ट पाकिस्तान जो था वो अलग हो गया हमसे। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि हायरार्की ऑफ इम्पोर्टेंस जो है ना उसका सेंस खराब हो गया। इस पे थोड़ा सा कमेंट करें कि इसको कैसे बहाल करें और कैसे हम ठीक देखिए, शायद जहां तक बात है ना हिंदू साक्षरता के रोल की, तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ अभी भी जिस तरह हम हिंदुओं की डिस्क्रिप्शन करते हैं, सिर्फ इंडियंस नहीं, हिंदुओं की जो डेरोगेटरी लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं और जो एक्सप्रेशंस हैं हमारे हिंदुओं के बारे में, ठीक है, वो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी एग्जांपल दूं। मैकियावेली हम पढ़ते हैं, चाणक्य हम नहीं पढ़ते, ऐसे ही है। तुलसी नहीं हम पढ़ते। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ते चाणक्य को? हम हमारे अपने रीजन का है ना यार। उससे अगर किसी से कोई बनना, वो एक बंदा है जिसने हमारे रीजन के बारे में, स्टेट क्राफ्ट के बारे में लिखा है, हम वो नहीं पढ़ाते, पर हम वेस्टर्न फिलोसफी लाके वो पढ़ाते हैं। फिर हम कहते हैं कि जो हिंदू उस्ताद है यार, अगर हिंदू उस्ताद वो पढ़ा रहा है जो हमारे अपने फिलोसफर्स, हमारे अपने इंटेलेक्चुअल्स जो कि यहाँ की रियलिटीज में ग्राउंडेड हैं वो बात कर रहे हैं, तो वो गलत तो नहीं है ना। लेकिन ऐसे ही हमने चूंकि फैसला कर लिया कि जो हिंदू है वो तो हमारे खिलाफ है क्योंकि हम मुसलमान हैं, हिंदू हमारे खिलाफ है, तो हिंदू को ये सूट नहीं करता कि बांग्लादेश, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो एक मुल्क में रहें, तो उन्होंने अलहदा कर दिया। क्योंकि हमारा अपना मसला ये है कि हमने ब्लेम शिफ्ट करना है। हमारे अलावा हर कोई कसूरवार है, हिंदू कसूरवार है, बंगाली कसूरवार है, इंडिया कसूरवार है, अमेरिका कसूरवार है, पर हम नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो वो जो ब्लेम शिफ्ट करने की वो हमारी एक वो नेशनल हॉबी बन गई है कि किसी और का ही कसूर है। वैसे तो इस वक्त भी पॉलिटी पाकिस्तान की में यही कुछ ही चल रहा है कि ब्लेम किसी और का ही है, फौज का कसूर है, इस पॉलिटिशियन का कसूर है, इस पॉलिटिशियन का कसूर है। ऐसे ही तो है, ठीक है। हमने कभी सेल्फ रिफ्लेक्शन किया ही नहीं यार कि मैंने खुद क्या किया है, हमने खुद क्या किया है। ठीक है बात। हमने अपना खुद जो सत्यानाश किया है उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं है, उसका भी कसूर सारे दूसरों का ही है। और आप ये बिल्कुल है। देखें कि अगर हिंदू जो हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे थे और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, पर वो बंगाली हैं, वो ऐसे अपनी ही बात एज अ बंगाली कर रहे हैं, अपने हकूक की बात एज बंगाली कर रहे हैं, और उस वक्त वो एज पाकिस्तानी कर रहे थे। वो इसलिए नहीं कह रहे थे कि वो हिंदू हैं और इसलिए उनका कोई जो सेंटिमेंट है या उनके जो राइट्स का नैरेटिव है वो इंडिया के साथ या किसी एलियन एंटिटी जो हिंदू एंटिटी है उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो एज अ पाकिस्तानी जो कि हिंदू है
उसके तौर पे वो डील कर रहा है। हमारा तो मसला ये है, अभी एक रिसेंटली एक जगह पे कहीं बात हो रही थी, यहाँ बांग्लादेश की नहीं बात करी, तो उन खातून ने कहा कि मैं तो प्राउड मुसलमान पाकिस्तानी हूँ। तो मैंने कहा जो मुसलमान नहीं है वो पाकिस्तानी नहीं है, डज इट मेक देम लेस ऑफ अ पाकिस्तानी? तो हमने तो उसमें भी दर्जे रखे हुए हैं ना हायरार्की के, और जो शायद आप बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस के, कि हमने वहां पे भी हायरार्की बनाई हुई है कि मुसलमान कहाँ पे है और उसके बाद दूसरा कौन है और तीसरा कौन है, पश्तून कहाँ पे है और बलोची कहाँ पे है और सिंधी कहाँ पे है। हमने तो इतनी हायरार्कीज बनाई हुई है कि हमारी कंफ्यूजन की तो कोई ऐसी गुंजल पड़ी हुई है कि पता नहीं चलता कि इस विकेट प्रॉब्लम में सिरा कहाँ से शुरू होता है उस मसले का। आप सारे लोग जो एकेडेमिया में हैं, आप वो नैरेटिव शिफ्ट कर सकते हैं बाय गिविंग नेक्स्ट जनरेशन द एबिलिटी टू क्वेश्चन दीज नैरेटिव्स, वेदर दीज नैरेटिव्स आर माय नैरेटिव, शाहज नैरेटिव और एनीबडी एल्स नैरेटिव। बिल्कुल ठीक है बात। अच्छा साजिद गौरी साहब, बहुत ही मुख्तसर सवाल कीजिएगा, बड़ी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, ठीक है करिए जी साजिद साहब। जी, सवाल मेरा ये है मैम आपसे, कि हमें 100-150 साल हो गया मजहब की बुनियाद पे लड़ते हुए। ये इतना हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर है जिसने बड़े सगीर के लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या इसका कोई हल निकल सकता है? खास तौर पे हम जो पंजाबी हैं, हमने हर चीज वंडी ही वंडी है। कभी हम पंजाबी मिलकर इस मसले का हल निकाल सकते हैं? आदर्श ये है, मजहब को हमने इस्तेमाल किया, मजहब ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा। हमने खुद ये फैसला किया है कि हमने अपने मजहब को इस तरह इस्तेमाल करना है कि जहां पे मुझे सूट करे वहां पे मैं उसको ले आऊं, जहां पे मुझे ना सूट करे वहां पे मैं ना ले आऊं। अभी भी आप देखें जिस तरह हम रहते हैं और जिस तरह हम चेरी पिकिंग करते हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आई डोंट नो, शायद आपका ये एक्सपीरियंस है कि नहीं, जहाँ पे सारा आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है ना, तो बंदे को लगे कि अब मेरे पास और आर्ग्यूमेंट नहीं है तो फेथ ले आएंगे, क्योंकि वो एक कॉन्वर्सेशन स्टॉपर बन गया है। क्योंकि उसके बाद आप किसी को ब्लास्फेमस डिक्लेयर कर सकते हैं, आप उसको लेस ऑफ अ मुस्लिम, अच्छा मुसलमान नहीं है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें भी हम दर्जे बना सकते हैं। मजहब ने, ये मेरी मर्जी है कि मैं उस मजहब को यूनिटी के लिए इस्तेमाल करूं, टॉलरेंस के लिए इस्तेमाल करूं, या मैं उसका डंडा पकड़ के बैठ जाऊं और मैं कहूं कि सिर्फ जिस तरीके से मैं मजहब की इंटरप्रेट कर रही हूँ या समझ रही हूँ बस भाई ठीक है, और अगर शायद वो ना माने तो शायद काफिर है और काबिल कत्ल है। तो मजहब ने हमने हमारी अपनी जिम्मेदारी है, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने फेथ को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात है, मतलब रिलीजियस जो इंटरप्रिटेशंस हैं उसमें भी बड़ी डाइवर्सिटी है। एग्जैक्टली हमें उसको समझने की जरूरत है कि भी इसमें भी डाइवर्सिटी है, इसमें कोई खास वर्जन जो है वो एक्सक्लूसिवली ट्रूथ पे नहीं है, तो दूसरों को एक्सक्लूजन जो है वो ठीक नहीं है इस बुनियाद पे कि मेरी ये इंटरप्रिटेशन। हमारा मसला ये है कि हम अपने फेथ के साथ ही खुद ही खुदा भी बन जाते हैं। हम कहते हैं कि हमने सारे फैसले भी करने हैं, मैं बताऊंगी कि कौन अच्छा मुसलमान है, मैं बताऊंगी कौन बुरा मुसलमान है, मैं डिफाइन करूंगी कि क्या इस्लाम है, क्या क्या वो नहीं है। यार कुछ अल्लाह मियाँ के लिए भी छोड़ दो। यकीन सारों का हमारा है कि हमने मरना है और क़यामत आनी है, पर छोड़ना नहीं है हमने कुछ, उस पे फैसले सारे हमने खुद ही करने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ये बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज के इंटरेक्शन का हमारे साथ? अच्छा रहा एक्चुअली। हाँ अच्छा हाँ, इसमें इसमें तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जरा डायलॉग का स्पेस जो है जितना हम कोशिश कर सकते हैं कि भाई ये हम कर सकते हैं तो हम कर रहे हैं। शायद बाकी ये सारी बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि यही तो पाकिस्तान का मसला है कि हम मोनोलॉग बड़े करते हैं, डायलॉग जी की हमने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका रियल फीडबैक तब होगा जब आप दोबारा सेशन के लिए, मतलब आप जल्दी तैयार हो। अच्छा, मैं जब एनुअल लीव लूंगी ना घर जाने के लिए, ठीक 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 हो है ना, गया, मैं आपको पहले बता दूंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा एंजॉय किया, थैंक यू वेरी मच। तो अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। तो फिर थैंक यू आपसे सो रब्ता मच। रहेगा और दोबारा भी हम ओके आपसे। इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक्स अल्लाह मैम, हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू एवरीवन, बहुत थैंक शुक्रिया सबका। यू। अल्लाह हाफिज।